हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी से अंतरा बुक के सारे चैप्टर्स एक ही वीडियो में करवाने वाला हूं। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है हिंदी में अंतरा बुक से, तो आप ये एक वीडियो देख लेना, सारे चैप्टर आपको याद हो जाएंगे और वो भी बिल्कुल इजी समरी होगी। और इन सभी नोट्स के मैं पीडीएफ भी आपको फ्री में दे दूंगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। आपको कोई भी अगर क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे इंस्टा पे संपर्क करें, यूजर नेम आप सभी के सामने है। और अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप नाम से हमारा चैनल है। तो सबसे पहला जो अंतरा बुक का चैप्टर है, उस पे जाने से पहले आपको मैं बता दूं, अंतराल बुक के सारे चैप्टर्स की समरी, सारी कविताओं की समरी, और आज जो है आपको अंतरा बुक के सारे चैप्टर्स की समरी, इसके अलावा पूरे वन शॉट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। सारे के सारे लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज आप चैनल ओपन करोगे तो लेटेस्ट में यही वीडियोस अभी अपलोडेड मिलेंगी आपको, ठीक है। तो आप प्लीज वो वीडियो सारी देख लेना ताकि आपकी हिंदी की तैयारी अच्छी हो जाए। सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न कह रहा हूं, पहला जो चैप्टर है वो है प्रेम घन की छाया स्मृति। सबसे पहला ही चैप्टर है आपका। तो इसमें इसको जो लिखा है ये संस्मरणात्मक निबंध है, यानी कि याद में लिखा गया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी बचपन की यादें इसमें बताई हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यह एक संस्मरणात्मक निबंध है, यानी कि याद करके लिखा गया है किसी घटना को। और इस निबंध में रामचंद्र शुक्ल जी, जो कि हमारे राइटर हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य के प्रति अपने शुरुआती दिनों का वर्णन किया है, यानी कि लिटरेचर में उनका इंटरेस्ट कैसे बना। तो शुक्ल जी ने अपने परिवार और मित्रों के बारे में बताया है कि उनके परिवार का माहौल कैसा रहता था, उनके मित्र कैसे होते थे। बद्री नारायण चौधरी, जिनको प्रेम घन भी कहा जाता है, उनके बारे में ये पूरा चैप्टर में बताएगा कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी और क्या क्या होता था। तो सबसे पहले कहानी शुरू होती है लेखक के पिता से। तो लेखक के पिता बताया जाता है कि फारसी भाषा के अच्छे जानकार थे, ठीक है, जो रामचंद्र शुक्ल जी के पिता थे। और वो पुरानी हिंदी कविताओं को पढ़ा करते थे। और इसके अलावा वो रात में सभी लोगों को इकट्ठा करके रामचरितमानस और रामचंद्रिका पढ़कर सुनाया करते थे। रामचरितमानस का पाठ होता था लेखक के घर पे। तो एक तो आपको आइडिया यहां से मिल जाएगा कि बचपन से ही उसके घर में वो माहौल बनाया जा रहा था जहां साहित्य के प्रति सभी लोग इंटरेस्ट लें। इसके अलावा लेखक के पिता को भारतेंदु जी के नाटक बहुत ज्यादा पसंद थे, बहुत अच्छे लगते थे भाई। और अगर आगे बढ़े तो देखिए, ये रामचरितमानस जी आप सभी ने सुना होगा इसके बारे में। तो इसका पाठ होता था लेखक के घर में रोज। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में अगर अब मैं आपको बताऊं, तो बचपन में लेखक के मन में एक अजीब सी भावना थी, वो कंफ्यूज रहते थे। एक तो है लेखक जो है वो सत्यवादी हरिश्चंद्र के नायक राजा हरिश्चंद्र और लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र को एक ही इंसान समझते थे। आप भी हो सकता है कंफ्यूज हो गए हो कि भाई राजा हरिश्चंद्र और ये जो हरिश्चंद्र है क्या वो सेम है? नहीं, वो अलग है। राजा हरिश्चंद्र अलग थे और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं वो अलग हैं। ये जो है साहित्यकार हैं, ठीक है। इसी कारण लेखक के मन में भारतेंदु जी के लिए मन में एक अच्छी भावना थी। वो बहुत अच्छा मानते थे भारतेंदु जी को कि वो हमेशा सच बोलते होंगे। पिताजी का ट्रांसफर यानी कि तबादला, तो देखते हैं कि कैसे हुआ तबादला पिताजी का। तो जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल 8 साल के थे तब उनके पिता का तबादला हो गया था राठ तहसील से मिर्जापुर, यानी कि ट्रांसफर हो गया। तो तब उन्हें यह पता चला कि भारतेंदु मंडल के सुप्रसिद्ध उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन भी वहीं पास में ही रहते हैं। यानी कि एक बहुत बड़े साहित्यकार उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, जिनको प्रेमगन भी कहा जाता था, वो वहीं पर रहते हैं जहां पर ये लोग शिफ्ट होने वाले थे। अब तब शुक्ल जी को उनके दर्शन करने का बहुत मन हुआ, कि वो बहुत, उनका मन था अंदर से कि वो देखें कि वो कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रेम घन की पहली झलक। अब बद्री नारायण चौधरी जी की पहली झलक कैसी थी जब बच्चे थे उस टाइम पे आचार्य शुक्ल जी? तो हुआ क्या, जब शुक्ल जी के मन में प्रेम घन जी के दर्शन करने की इच्छा जागृत हुई, उसके बाद वे अपने साथियों और मित्रों की मंडली के साथ 1.5 मील का सफर तय करके चौधरी साहब के मकान के सामने जा पहुंचे। यानी कि 1.5 मील वो चले और उसके बाद वो चौधरी साहब के मकान के सामने पहुंच गए। ऊपर का बरामदा सघन लताओं के जाल से ढका हुआ था, बीच बीच में खंबे थे और खाली जगह थी। यानी कि जो उनका घर है उसमें ऊपर का जो बरामदा है, बहुत उसमें पेड़ पौधे, हरियाली थी, सघन लताएं थी वहां पे। इसके अलावा काफी देर इंतजार करने के बाद उन्हें चौधरी साहब की एक झलक देखने को मिली
और उनकी झलक कुछ ऐसी थी कि वो खंबे पर एक हाथ रखकर ऐसे खड़े थे, बाल उनके कंधों जितने थे बिखरे हुए थे और बहुत अच्छे लग रहे थे, वो एकदम रईस लग रहे थे देखने में। और इसी तरीके से उनकी पहली झलक जो हमारे लेखक हैं उन्होंने देखी, कुछ इस तरीके से वो नजर आते थे जो चौधरी प्रेमगंज जी थे। ठीक है, तो आप इनको देख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। शुक्ल जी साहित्य के प्रति कैसे उनकी रुचि बढ़ती है, आइए मैं आपको बताता हूं। तो हमारे जो लेखक हैं शुक्ल जी, वो पंडित केदारनाथ जी के पुस्तकालय जाया करते थे, वहां से बुक्स ला लाकर पढ़ते थे और हिंदी की नई नई कविताओं को वो पढ़ा करते थे। तो यहां से साहित्य के प्रति उनका इंटरेस्ट जागा। अपनी युवा अवस्था तक आते आते शुक्ल जी को समवयस्क हिंदी प्रेमी लेखकों की मंडली भी मिल गई, यानी कि उनके उम्र के ही कुछ लोग थे जो लेखक मंडली के थे, वो अब साथ में रहने लगे। तो इस तरीके से लेखक जो हैं वो जाते रहते मतलब लाइब्रेरी वगैरह में, वहीं से उनका आगे इंटरेस्ट साहित्य की तरफ और ज्यादा बढ़ने लगा। यहां जहां शुक्ल जी रहते थे वहां उर्दू भाषी वकीलों, मुख्तारों आदि की बस्ती थी। ठीक है, यानी कि उनके एरिया में ज्यादातर लोग उर्दू बोलते थे और ज्यादातर कोर्ट कचहरी के अफसर रहते थे। चौधरी प्रेमगंज की व्यक्तिगत विशेषता, अब अगर मैं आपसे पूछूं चौधरी प्रेमगंज जी के बारे में, उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी, तो प्रेमगंज जी को खासा हिंदुस्तानी रईस बताया गया है, यानी कि वो बहुत रईस थे। उनकी हर बात में तबीयतदारी टपकती थी। इट मीन्स वो बहुत ज्यादा रईस लगते थे भाई। बसंत पंचमी हो, होली हो, इन त्योहारों पर उनके घर में खूब नाच रंग हुआ करता था, उत्सव मनाया जाता था। और इसके अलावा उनकी बातें विलक्षण वक्रता लिए रहती थी। मीन्स उनकी बातों में एक ऐसी हंसी मजाक भी होता था, उनकी बातों में मतलब बहुत अच्छी तरीके से वो कम्युनिकेट करते थे। चौधरी साहब प्राय लोगों को बनाया करते थे। वे प्रसिद्ध कवि होने के साथ साथ भाषा के विद्वान भी थे, यानी कि लोग उनके वहां पे बहुत ज्यादा काम वगैरह करने आते थे, तो लोग उनसे कनेक्टेड थे। ठीक है, और वे प्रसिद्ध कवि होने के साथ साथ भाषा के विद्वान भी बहुत अच्छे थे। अब हमारा जो अगला चैप्टर है वो है सुमिरनी के मन के। सुमिरनी के मन के में जो कहानियां हैं वो भी बहुत अच्छी अच्छी हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बालक बच गया एक कहानी आती है। होता क्या है इसमें, हमें बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार ही शिक्षा दी जानी चाहिए। आप अगर किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को बड़े बच्चों वाली पढ़ाई करवाने का फोर्स करोगे, स्ट्रेस डालोगे उसके ऊपर, तो उसका स्वभाव जो है वो उस तरीके से बच्चा विकसित नहीं हो पाएगा, वो अपना बचपन खो देगा। तो बचपना होना बहुत जरूरी है बच्चों के अंदर। अगर बचपना नहीं होगा तो बहुत बुरा होगा उस बच्चे के साथ। तो यही ये छोटी सी कहानी है। होता क्या है, पाठशाला का वार्षिकोत्सव था, एनुअल डे का मौका था, और जो हमारे इस पाठ के लेखक हैं उनको इस एनुअल डे पे आमंत्रित किया गया था। और वहां पर प्रधान अध्यापक का 8 वर्ष का बेटा भी आया हुआ था, यानी कि उस स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसका 8 साल का एक बच्चा था जो वहां पे आया था। उसकी आंखें सफेद थी, मुंह पीला पड़ा हुआ था और उसकी दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी, यानी कि वो सिर्फ नीचे कंधा करके ऐसे चलता था। वो बहुत प्रेशर में था। उस बालक से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे थे और वह उन प्रश्नों के रटे रटाए उत्तर दे रहा था, यानी कि उसको सब सिखा रखा था कि बेटा तुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। तो अब बात ऐसी है कि भाई सभी बैठे हैं वहां पे, उसको सब कुछ सिखाया हुआ है, वही आंसर वो दे रहा है। अगर वो कुछ भी मतलब ऐसा स्वाभाविक बोलेगा तो उसके पापा उसकी पिटाई लगाएंगे, तो वो बहुत डरा हुआ बच्चा है। ये सब देख के लेखक को बहुत बुरा लग रहा था। अब उसकी योग्यता से भी ऊपर सवाल पूछे जा रहे थे, यानी कि वो 8 साल का बच्चा, उससे आप इतना एक्सट्रीम लेवल पे जाके पूछ रहे हो, जैसे कि बच्चों से पूछा जाता है क्या इतना कि धर्म के 10 लक्षण बताओ। अब वो 8 वर्ष का बच्चा धर्म के बारे में क्या जानता है, पर उससे पूछा गया, बालक से पूछा गया 9 रसों के उदाहरण बताओ, उसने सुना दिया। फिर उससे पूछा गया पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतता में फैल जाने का क्या कारण है, कि वो ठंडा क्यों हो जाता है इतना ज्यादा। और उससे मछलियों की प्राण रक्षा के बारे में पूछा गया कि भाई मछलियों को कैसे बचाया जा सकता है, उसने उस चीज को भी बता दिया। तो ये सारे आंसर रटे रटाए दे रहा था। चंद्र ग्रहण क्यों होता है, उसका वैज्ञानिक समाधान क्या होता है, ये उससे पूछा गया, ये भी उसने सुना दिया। तो भाई सब कुछ तो रटा हुआ था। तो बच्चा जो है वो सब बताया जा रहा है, रटा रटाया सुनाया जा रहा है, अभी तक यही चल रहा है। इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम पूछे गए। पेशवाओं का कुर्सीनामा पूछा गया, यानी कि कौन पहला पेशवा था, उसके बाद दूसरे पेशवा कौन थे, फिर आगे 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 ऐसे सोन। वो बताता गया। उससे पूछा गया कि तू क्या करेगा,
तो वो कहता है कि रटा रटाया सीखा सिखाया उत्तर देता है कि मैं याव जीवन लोक सेवा करूंगा, अपने जीवन भर लोगों की सेवा। अब 8 साल का बच्चा इतना सब कैसे बोल सकता है? सभी वाह वाह करने लगे और पिता का हृदय तो उल्लास से भर गया। भाई गर्व है मेरे बेटे पर, मेरा बेटा तो सब रट के आया है। ठीक है, तो वो सब बताया जा रहा है, हेनरी कि क्वींस कौन थी, पेशवा कौन थे, सब बता दिया उसने। ठीक है, अब पूछा गया बालक ने इनाम में क्या मांगा। अब जब सब सही बता दिया तो इट्स टाइम फॉर रिवॉर्ड, अब आपको इनाम दिया जाएगा ना। तो एक वृद्ध महाशय ने बालक के सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद दिया, कहा कि जो तुझे इनाम में चाहिए वही मिलेगा। बता बच्चे क्या चाहिए तुझे इनाम में, बता। तो उससे पूछा गया। अब बालक थोड़ी देर तो पहले सोचता है कि भाई क्या मांगू मैं इनाम में, क्या मांगू ऐसा। अब उसका पिता इस चिंता में है कि ये पढ़ाई का पुतला कौन से पुस्तक इनाम में मांगेगा। पिता को तो यही लग रहा है कि भाई उसका तो और ज्यादा सीना चौड़ा हो जाएगा अगर कोई बुक इनाम में मांग ली। अब बच्चा थोड़ा खांसता है खांस के गला साफ करेगा और धीरे से बोलता है जी लड्डू। अब यहाँ पे देखो सीन हो गया उसके पिता के साथ। पिता सोच रहा था मेरा बेटा रटा रटा आंसर दे देगा, पर ये तो सिखाया ही नहीं था अगर इनाम में मांगना है तो क्या बोलना है। तो वो कह देता है जी लड्डू चाहिए मुझे तो भाई अब लड्डू मांग लिया, इसका मतलब बचपना अभी भी उस बच्चे में जिंदा था। अगर बचपना जिंदा नहीं होता तो वो लड्डू क्यों मांगता। अब लेखक को बहुत अच्छा लगा तो उसने सुख की सांस भरी। जब बालक ने इनाम में लड्डू मांगा तब जाकर लेखक को सुख की सांस भरी, उसने लेखक को एक अच्छा फील हुआ। और बालक ने कोई रटा रटाया उत्तर नहीं दिया, बल्कि यह उसका स्वाभाविक उत्तर था। तो यहां से पता चलता है कि जो हमारा बालक है वो बच गया था। यहां से हमें क्लियरली पता चल गया, इससे पता चला कि बालक का बचपना अभी कहीं ना कहीं उसमें जीवित था। बच्चे को इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि उसका बचपना मर जाए। अगला यहाँ पे अगली जो शॉर्ट स्टोरी है वो है घड़ी के पुर्जे। इस निबंध के माध्यम से लेखक हमें धर्म के रहस्यों के बारे में बताता है कि कुछ लोग जो होते हैं कि धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी का उदाहरण देकर पेश किया गया है। कि जो धर्म के जानकार होते हैं वो जानकारी बस अपने तक रखते हैं, वो चाहते नहीं कि लोगों तक भी पूरी जानकारी पहुंचे। तो इसी के बारे में ये पूरी स्टोरी है जिसको कहा गया है घड़ी के पुर्जे। तो आइए देखते हैं क्या बताया जाता है इसमें। धर्म का रहस्य। धर्म उपदेशक उपदेश देते समय कहते हैं कि बातों को गहराई से जानने की इच्छा हर व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। यानी कि जितना हम बता रहे हैं उतने में खुश रहो, ज्यादा डिटेल में मत घुसो। जो उपदेश देने वाले बताते हैं उसे चुपचाप सुनो, स्वीकार करो और आगे बढ़ो, ज्यादा सवाल मत करो। और वे घड़ी का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि यदि आपको समय जानना हो तो जिसे घड़ी देखनी आती हो उससे समय जानकर अपना काम चला लेना चाहिए। यानी कि ज्यादा घड़ी के डिटेल में मत घुसो कि घड़ी कैसे बनी है, खराब हो जाए तो क्या करना है। तुम्हें टाइम ही तो जानना है ना, तो टाइम पूछ लो किसी से, इतना डिटेल में मत जाओ। तो आप समझ गए होंगे धर्म उपदेशक ये कहना चाहते हैं कि जितना ज्ञान हम आपको देंगे आप उसी में खुश रहो, ज्यादा डिटेल में आप मत जाओ। लेकिन आप इतने से संतुष्ट नहीं होते तो स्वयं घड़ी देखना सीख सकते हो। यानी कि अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो घड़ी देखना खुद सीखो, अगर आपको लगता है सामने वाला गलत बता सकता है। किंतु मन में यह इच्छा नहीं करनी चाहिए कि घड़ी को खोलकर इसके पुर्जे गिनकर उन पुर्जों को यथास्थान लगाकर घड़ी बंद कर दें। यानी कि अगर जानना है तो पूरा डिटेल में जाओ, ऐसा नहीं हो कि आप घड़ी खोल के घड़ी को खराब कर दो, पुर्जों को खराब कर दो। कहने का मतलब है चीज की इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। यह काम साधारण व्यक्ति का नहीं है, विशेषज्ञ का है। इसी प्रकार धर्म के रहस्यों को जानना भी केवल धर्माचार्यों का ही काम है, किसी आम आदमी का नहीं, ऐसा वो कहते हैं। जिसको डिटेल से अच्छे से पता है सारी चीजें वही काम करो। लेखक की क्या सोच है इसमें? तो लेखक कहता है कि घड़ी खोलकर ठीक करना कठिन काम नहीं है। साधारण लोगों में से ही बहुत लोग घड़ी को खोलकर ठीक करना सीखते भी हैं और दूसरों को सिखाते भी हैं। वो कहता है कोई इतना बड़ा काम थोड़ी है, सीख जाओगे, हर इंसान सीखता है, इंसान ही तो बनाते हैं ना घड़ी। इसी प्रकार धर्माचार्यों को आम आदमियों को भी धर्म के रहस्य मतलब धर्म के रहस्यों की जानकारी बतानी चाहिए कि भाई हाँ हाँ ये डिटेल में धर्म के रहस्य हैं। तो धर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद कोई व्यक्ति धर्म के विषय में मूर्ख नहीं बन सकता। यानी कि अगर सबको पता होगा धर्म के बारे में तो कोई भी व्यक्ति फिर पागल नहीं बनेगा। लेखक धर्माचार्यों से यह भी कहता है कि यदि वे लोगों को धर्म के बारे में शिक्षित करेंगे तो इससे यह भी पता चलता है कि उनको खुद कितनी नॉलेज है ना। आप लोगों को भी बताओगे तो इससे आपकी भी नॉलेज पता चलेगी कि आप कितना धर्म के बारे में जानते हो। तो लेखक स्वयं को धर्म का ठेकेदार समझने वाले धर्माचार्यों पर व्यंग करता है और कहता है
कि ये लोग दूसरे के धर्म का रहस्य जानने से रोकते हैं क्योंकि स्वयं उन्हें धर्म की पूरी जानकारी ही नहीं है, उनको खुद ही नहीं पता, इसी वजह से वो दूसरों को भी नहीं बताते। फिर उसके बाद है ढेले चुन लो। इसमें कुछ अंधविश्वास थे जो हमारे भारत में पहले चलते थे, वो बताया गया है। एक मिट्टी का ढेला होता है, ठीक है, वो मिट्टी कहीं की भी हो सकती है, शमशान की मिट्टी, किसी खेत की मिट्टी, किसी गौशाला की मिट्टी, ठीक है। तो अब ये मिट्टी से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी शादी इससे होगी। ये होता था पहले इंडिया में, ये चलता था। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, दुर्लभ बंधुओं की पेटियों की कथा है। एक नाटक है हरिश्चंद्र जी का, जिसका टाइटल है दुर्लभ बंधु। उसमें पुरुषरी के सामने 3 पेटियां हैं, यानी कि एक लड़की का स्वयंवर हो रहा है, उसका पति चुना जाएगा। एक सोने की पेटी है, दूसरी चांदी की और तीसरी लोहे की। तीनों में से एक में उसकी प्रतिमूर्ति है, किसी में उसकी मूर्ति टाइप से ऐसा बना के डाल रखी है। स्वयंवर के लिए जो भी आएगा उसे कहा जाएगा कि इनमें से किसी एक पेटी को चुनो। तो अब आप सोचो, आपके सामने सोना, चांदी, लोहा, 3 पेटियां हैं। जो बहुत लालची होगा सबसे पहले सोना उठाएगा, जो उससे थोड़ा और कम लोभी होगा वो चांदी की तरफ जाएगा, जो सच्चा प्यार करेगा वो लोहे की पेटी उठाएगा। तो अब होता क्या है इसमें, देखो ये 3 पेटियां पड़ी हुई हैं। अब इनमें से आपको ढूंढना है, पता ही नहीं चलेगा, चांस एक ही मिलेगा, किसी एक में उस लड़की की मूर्ति है। तो अब आप इसको कैसे बता सकते हो? ज्यादातर लोग लालच में फंस जाएंगे। जो अकड़बाज होगा वो सोने को चुनेगा और वो उल्टे पैर लौट जाएगा, क्योंकि सोने वाली पेटी में कुछ था ही नहीं। जो लोभी होगा वो चांदी की पिटारी को चुनेगा, तो वो अंगूठा उसको मिलेगा, कुछ भी नहीं है भाई उसमें। सच्चा प्रेमी होगा वो लोहे को छुएगा और घुड़दौड़ का पहला इनाम पाएगा, इसका मतलब उसी के अंदर वो मूर्ति थी और उसकी शादी हो जाएगी। तो ये इसमें बताया गया। ऐसा ही वैदिक काल में भी होता था। वैदिक काल में हिंदुओं की लॉटरी चलती थी एक, ठीक ऐसी ही लॉटरी वैदिक काल में हिंदुओं में चला करती थी। एक ऐसा ही अंधविश्वास था। यह लॉटरी जीवन साथी के चुनाव के लिए हुआ करती थी। होता क्या था इसमें, मैं आपको समझाता हूं। इस लॉटरी में विवाह का इच्छुक युवक, ऐसा लड़का जिसको शादी करने में इंटरेस्ट है, वो कन्या के पिता के घर जाएगा सबसे पहले नहा धोकर, और उसे गाय भेंट करेगा, गाय देगा। बाद में कन्या के सामने कुछ मिट्टी के ढेले रख देगा, उनमें से एक ढेला चुनने को कहेगा। 3-4 मिट्टी के ढेले, अलग अलग जगहों की मिट्टी होगी, लड़की को नहीं पता मिट्टी कहाँ की है। इन ढेलों को कहां से लाया गया है यह केवल उस युवक को, उस लड़के को पता होगा और किसी को नहीं पता होगा। यदि कन्या युवक की इच्छा अनुसार ढेले चुन लेगी तो युवक उसे अपना जीवन साथी बना लेगा। यानी कि अगर कन्या ने वैसा ही ढेला चुना है जैसा लड़का चाहता था चुनना, तो उसका काम बन जाएगा, उनकी शादी आपस में हो जाएगी। ढेलों का चुनाव कैसे होता था अगर आपसे कोई पूछे, तो ढेलों का चुनाव करते समय यह माना जाता था कि यदि जो लड़की है वो वेदी का ठेला उठा ले, यानी कि हवन कुंड की मिट्टी अगर उठा ले, तो संतान वैदिक पंडित बनेगी। और इसके अलावा यदि गोबर वाली अगर उठाई मिट्टी, उस मतलब पशुशाला की या कहीं की, तो पशुओं का धनी होगा जो उनकी संतान होगी। इसके अलावा खेती की मिट्टी अगर छू ली तो जमींदार पुत्र होगा। तो ये सारी चीजें हैं अंधविश्वास। मसान की मिट्टी यानी कि शमशान की मिट्टी चुन ली तो हाथ लगाने से सबसे ज्यादा अशुभ वही चीज मानी जाती थी। अगर शमशान की मिट्टी को छुआ तो वो गलत होगा। परंतु ऐसा नहीं था कि मसान की मिट्टी छूने वाली कन्या का कभी विवाह ना हो। वो सिर्फ उसी लड़के के साथ विवाह नहीं होगा जिसके सामने उसने वो मसान की मिट्टी छुई थी। फिर अगर अगले दिन नेक्स्ट डे कोई नया लड़का आता है नई मिट्टी लेके, तो उसकी शादी हो जाएगी, अगर कोई अन्य युवक आता है उसके साथ में। तो ढेलों के आधार पर जीवन साथी का चयन आज के लोगों को कोरा अंधविश्वास प्रतीत हो सकता है, परंतु एक समय पर यह चलता था। पर आज भी लोग ज्योतिष गणना, कुंडली मिलाते हैं, गुणों को मिलाते हैं, इसके आधार पर ही शादी करते हैं। और लेखक मानता है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो है इंसान है वो सब सेम है। लेखक की सोच है कि हमारे पास आज है उसी पर निर्भर होना अच्छा है, बजाय कि आप भविष्य में सोचो कि कुंडली मिला के भविष्य में ये हो जाएगा। लेखक का मानना है आज में जियो, भविष्य अनिश्चित है, पता नहीं है कौन कब मिले या ना मिले, इसलिए भविष्य की अपेक्षा वर्तमान पर विश्वास करना उचित है। आप प्रेजेंट पर ध्यान दो, फ्यूचर की तरफ ज्यादा ध्यान मत दो, ठीक है, ऐसा हमारे लेखक कहते हैं। अगला चैप्टर है हमारा संवदिया। संवदिया का मीनिंग होता है मैसेंजर, मैसेज पहुंचाने वाला। तो जो व्यक्ति किसी एक गांव से दूसरे गांव मैसेज लेकर जाता था पहले के जमाने में, उसको संवदिया कहा जाता था। तो एक जो हमारा मेन कैरेक्टर है इस कहानी का वो है हरगोबिंद,
जो एक संवदिया है अर्थात संदेश वाहक है, मैसेज लेकर जाता है। एक दिन उसके गांव में एक बड़ी हवेली थी, वहां से बड़ी बहुरिया का बुलावा आया और हरगोविंद को आश्चर्य हुआ कि आज जबकि संदेश भेजने के लिए गांव गांव में डाकघर खुल गए हैं तो बड़ी बहुरिया ने उसको क्यों बुलाया है। भाई आज की डेट में चिट्ठियां भेज सकते हो, वो सोचता है कि बड़ी बहुरिया मुझे क्यों बुला रही है, मेरा काम तो इतना ज्यादा आता नहीं है। फिर गोविंद ने अंदाजा लगाया, हरगोविंद ने, कि भाई अवश्य कोई गुप्त संदेश होगा, हो सकता है कि कोई प्राइवेसी वाली बात होगी जो वो बताना चाहती है। तो ये आज की डेट में क्या है कि पोस्टमैन होते हैं ना, आपका मैसेज इधर से उधर ले जाते हैं, तो ऐसा ही वो हरगोविंद भी मैसेज पहुंचाता था। अतीत की यादों में खो जाना। बड़ी हवेली पहुंचने पर हरगोविंद अतीत की यादों में खो गया, यानी कि वो फ्लैशबैक में चला गया, पास्ट में चला गया। पहले बड़ी हवेली में नौकर होते थे, नौकरानियां होती थी, भीड़ लगी रहती थी, और आज बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा अनाज लेकर खुद फटक रहे, यानी कि वो खुद ही अनाज साफ कर रही है, जो एक टाइम पे नौकर चाकर किया करते थे। तो बड़ी बहुरिया की हालत बहुत ज्यादा खराब है इस टाइम पे, वो बहुत गरीबी फेस कर रही है, जो एक टाइम पे महारानी की तरह जीती थी। कभी बड़ी बहुरिया के इन कोमल हाथों में मेहंदी लगाकर ही गांव की नाइन अपने परिवार का पालन पोषण किया करती थी। कि बड़ी बहुरिया इतनी बड़ी चीज थी कि जो गांव में एक औरत सिर्फ इनके हाथों में मेहंदी लगा के ही अपना पालन पोषण करती थी। तो जहां कल कर्ज लेने वालों की पंक्तियां लगी रहती थी, आज वहां कर्ज मांगने वाले आते हैं। वहां पे आज लोग हाथ फैलाकर, जो एक टाइम पे पैसे मांगने आते थे, आज वो अपना पैसा वापस लेने आते हैं। तो बड़ी बहुरिया का संदेश ये था कि बड़े भैया की उनकी डेथ हो गई है, तो तीनों भाइयों में आपस में लड़ाई होने लगी और बड़ी बहुरिया अकेली पड़ गई, बाकी उसके देवर वेवर सब भग गए। तो तीनों देवर लड़ाई झगड़ा करके हवेली का बंटवारा करके शहर में जाकर बस गए, ठीक है। और उसके पास एक नौकर था, वे भी भाग गया, उसको अब खाने तक के लाले पड़ रहे हैं। जो हमारी बड़ी बहुरिया है, उसके पास अब खाने के भी लिए पैसा वैसा नहीं है। उधार तथा कर्ज देने वालों ने भी उधार तथा कर्ज देना बंद कर दिया है। एक टाइम पे जो वो खुद उधार देती थी, आज उसको कोई पैसे नहीं दे रहा। अब वह बेचारी केवल बथुआ साग खाती है, जो आप देख पा रहे हो मेरे सामने, और उसी से गुजारा कर रही है। बहुत परेशानी है भाई लाइफ में। इसलिए बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश भेजना चाहती थी ताकि उसके घर वाले आकर उसे ले जाएं और वो अपने मायके में अपना जीवन गुजार सके, क्योंकि भाई यहाँ पे उसका जीना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत टफ है। देखिए ये बथुआ साग है। बहुरिया की आंखें छलछला आई। तो बड़ी बहुरिया अब हवेली में अकेली रह गई थी, वह बथुआ साग खाकर अपना गुजारा कर रही थी, यानी कि बहुत परेशान थी। अब वो अकेलापन बहुत था उसके साथ। मोदी आइन हवेली में प्रतिदिन उधार मांगने आती थी, यानी कि मोदी आइन से उसने पैसे उधार ले रखे थे भाई। अब वो कड़वी कड़वी बातें भी सुनाती थी, क्योंकि बड़ी बहुरिया के पास पैसा तो था नहीं कि वो लौटा दे। तो उसकी हवेली में जब एक टाइम पे रौनक लगी रहती थी, नौकर नौकरानी आगे पीछे रहते थे, आज हालत ऐसी है कि उससे पैसे मांगने वाले आ रहे हैं। अब वो अपने जीवन से हार चुकी थी। वह सोच रही थी कि भाई और भाभीियों की नौकरानी करके भी वो अपना पेट पाल लेगी, बस किसी तरीके से अपने मायके चले जाऊं, झूठा खाकर भी रह लूंगी। ऐसा सोचकर वो अपने पुराने दिनों की याद में चली गई। इसलिए संवाद सुनाते वक्त उसकी आंखें भी छलछला आई, इमोशनल हो गई कि मैं कैसे बताऊं कि क्या समस्या है। तो बड़ी बहुरिया की दुर्दशा को देखकर उसका मन बहुत दुखी हो गया संवदिया का। और बड़ी बहुरिया हरगोविंद के जाने का राह खर्च मात्र 5 रुपए जुटा पाई, यानी कि रास्ते में जो किराया होगा उसके लिए सिर्फ 5 रुपए उसने दिए, ठीक है। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। हरगोविंद ने यह कहकर इनकार कर दिया कि राह खर्च का इंतजाम वो खुद कर लेगा, आप ये पैसा अपने पास रखो, मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए। तो लोग संवदिया को भी बहुत, मतलब जब वो जाता था किसी का संदेश लेकर, तो उसकी खातिरदारी होती है, उसको खाना मिलता था, अच्छे से वो रेस्ट करता था, क्योंकि वो लंबी यात्रा करके जाता है। और लंबी यात्रा करके जब वो जाता है तो अच्छी तरीके से उसको भोजन भी कराया जाता था और उसकी सेवा पानी होती थी। भरपेट भोजन करने के बाद संवदिया यात्रा की थकान उतारने के लिए गहरी नींद सोता था, यानी कि अफर कर खाता था, फिर उसके बाद पेट भर के खाता था, अफर के सोता था। परंतु बड़ी बहुरिया के मायके पहुंचने पर हरगोविंद के सामने कई प्रकार की थाली रखी गई थी, लेकिन उसका मन नहीं कर रहा था कि वो कुछ भी खाए, क्योंकि वो अपनी बड़ी बहुरिया के लिए बहुत चिंतित था। खाना नहीं खाया, उसे बड़ी बहुरिया का ध्यान आ रहा था बार बार कि वो तो बथुआ साग खा रही है उबाल उबाल कर, और मैं यहाँ पे व्यंजन कैसे खाऊं भाई, ठीक है। तो उसके सामने व्यंजन तो बहुत रख दिए थाली में, पर उसका मन नहीं कर रहा था कि वो कुछ खाए। तो होता है आगे अगर मैं आपको बताऊं, संदेश वो सुना नहीं पाया उसके मायके में। अब ऐसा क्यों हुआ, आप सोचोगे भाई इसका तो काम था। तो हरगोविंद के मन में बड़ी बहुरिया के प्रति बहुत सम्मान था, वो रिस्पेक्ट करता था,
और वो बड़ी बहुरिया को गांव की लक्ष्मी मानता था। वो नहीं चाहता था कि वो वहां से जाए। वो सोच रहा था कि यदि गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर मायके चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा। यानी कि वो बहुत रिस्पेक्ट करता था। और वो किस मुंह से ये संदेश देगा कि बड़ी बहुरिया गांव में बथुआ साग खाकर गुजारा कर रही है और वो बहुत कष्ट में है। उसे लगता है गांव की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और ये संवाद सुनकर लोग उसके गांव के नाम पर थूकेंगे, बदनामी हो जाएगी गांव की, अगर उनको पता चलेगा कि वो इतनी परेशान है। तो जलालगढ़ पहुंचकर हरगोविंद ने बड़ी बहुरिया के पैर पकड़कर संवाद ना सुना पाने के कारण माफी मांगी। वो कहता है मैं हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं, मैं आपका संवाद नहीं सुना पाया क्योंकि मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था बता पाना। उसने कहा कि वह बड़ी बहुरिया के बेटे के समान है, आप मेरी माँ समान हो, मैं आपका ध्यान रखूंगा, आपका खाना पीना सब मैं देख लूंगा और आप पूरे गांव की माँ के समान हो, आपको मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। वह उससे आग्रह करता है कि अब आप भाई वो निठल्ला नहीं बैठेगा, कोई ना कोई काम करेगा और आपको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, सब काम करूंगा। बड़ी बहुरिया स्वयं अपने माई के संदेश भेजने के बाद से ही पछता रही थी कि भाई वो मेरे परिवार वाले भी दुखी हो जाएंगे, लेकिन मजबूरी थी बेचारी की। तो संवादिया की विशेषताएं क्या हैं, अब अगर मैं आपसे पूछूं तो एक तो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर संवाद पहुंचाता है, उसी व्यक्ति को संवादिया कहते हैं, मैसेंजर है। वो वातावरण को सूंघ कर ही संवाद का अनुमान लगा लेगा। मान लो उसको किसी ने बुलाया तो वो एनवायरनमेंट देख लेगा, सैड न्यूज है या हैप्पी न्यूज है, उसको अंदाजा लग जाता है इसी से। और वो बहुत भावुक है, यानी कि बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है बात बात पर, और संवेदनशील भी है और समझदार भी है, बातों को समझता है, अंडरस्टैंडिंग भी है। वह ईमानदार है, दूसरों की मदद भी करता है, पर गांव वाले समझते हैं कि वो निठल्ला कामचोर पेटू आदमी है, सारा दिन सोया रहता है और चाकरी करता है सिर्फ औरतों की, ठीक है, और औरतों का गुलाम है। अगला चैप्टर है हमारा गांधी, नेहरू और यासेर अराफात। तो आइए इसको समझते हैं, इसमें क्या बताया गया है। 3 कहानियां हैं, इसको लिखा है हमारे राइटर भीष्म साहनी जी ने, और इसमें सबसे पहले गांधी जी की कहानी आती है हमारे सामने। तो भीष्म साहनी द्वारा रचित संस्मरण है ये, लेखक ने खुद अपनी कोई याद बताई है। गांधी, नेहरू और यासेर अराफात, उनकी आत्मकथा आज के अतीत नाम से एक बुक थी, वहां से ये 3 चैप्टर एक ही मर्ज करके शॉर्ट स्टोरीज के रूप में दिए गए हैं। तो इसमें उन्होंने गांधी जी, यासेर अराफात और नेहरू जी के साथ जो अपने पल बिताए उसका वर्णन किया है। तो सबसे पहले गांधी जी की कहानी है, बहुत अच्छी कहानी होगी, आपको समझ में आएगा। तो देखो, फिर उसके बाद नेहरू जी की कहानी आएगी, वो भी बहुत अच्छी होगी, और फिर यासेर अराफात जी की कहानी आएगी। सेवाग्राम एक गांव का नाम। 1938 में लेखक भीष्म साहनी सेवाग्राम गया। लेखक के भाई बलराज साहनी सेवाग्राम में रहते थे, यानी कि लेखक अपने भाई के घर पे गया था। लेखक उनके पास कुछ दिन रहने के लिए गया था और भाई बलराज ने उसे बताया कि गांधी जी सुबह सुबह वॉक करने के लिए निकलते हैं यहाँ पे उनके क्वार्टर के सामने से। तो लेखक गांधी जी के साक्षात दर्शन करने के लिए बहुत एक्साइटेड था, वो चाहता था मैं गांधी जी को देखूं सामने से। तो ये देखो सेवाग्राम है, ठीक है, ये गांव है। तो यहाँ से गांधी जी डेली निकलते थे। लेखक चाहता था कि किसी दिन उनसे मिलूं। गांधी जी से मुलाकात कैसे हुई? अगले दिन सुबह की सैर के दौरान वो गांधी जी से मिला। गांधी जी को पहली बार देखकर वह रोमांचित हो उठा, यानी कि वो बहुत ज्यादा खुश हो गया जब उन्होंने लाइव अपने सामने गांधी जी को देखा। और उसके बाद इस महान व्यक्ति को देखकर लेखक प्रसन्न हो उठा और उसने गांधी जी के चित्रों में जिस रूप में उन्हें देखा था वो वास्तविक रूप में वैसे ही थे, यानी कि जो उनको फोटोज में देखा जाता था इन रियलिटी भी गांधी जी वैसे ही लगते थे, बहुत सादे से। उन्होंने बड़े प्रेम से लेखक से बात भी करी और बहुत धीमी सी आवाज में वो बात करते थे, एकदम हंस हंस कर। तो लेखक लगभग 3 सप्ताह तक सेवाग्राम में रहा। यहाँ उसे अनेक जाने माने बड़े बड़े पर्सनैलिटीज देखने को मिले। पृथ्वी सिंह आजाद, मीराबेन, खान अब्दुल गफ्फार खान, राजेंद्र बाबू, बड़े बड़े लोग वहां पे आते थे और लेखक इन सबसे मिलता था। अब यहाँ पे एक स्टोरी आती है एक रोगी बालक की, एक बच्चा जो बहुत बीमार था और वो बापू बापू चिल्ला रहा था। तो आश्रम के बाहर सड़क के किनारे एक खोखे में एक 15 वर्ष का बालक जोर जोर से हाथ पैर पटक रहा था, क्योंकि वो दर्द में था, चिल्ला चिल्ला कर बापू को पुकार रहा था। तो गांधी जी वहां पर गए और बालक का फूला हुआ पेट देखकर उसकी परेशानी समझ गए और गांधी जी ने उसे उल्टी करवाई, क्योंकि उल्टी करने से पेट हल्का हो गया। और जब तक वह उल्टी करता रहा गांधी जी पीठ पर बहुत प्यार से अपना हाथ रखकर झुके रहे और उसके खोखे में बाद में उन्होंने कहा कि अब तो लेट जा भाई, ठीक है। उनको अच्छे से पीठ सहलाकर, गांधी जी देख रहे हो इतने बड़े आदमी हैं और एक बच्चे की इतनी खातिरदारी कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि गांधी जी का व्यवहार कितना अच्छा था
इतना आत्मीयतापूर्ण व्यवहार कि वो बच्चे का दुख समझ रहे थे। अब यहाँ पे कहानी आती है जवाहरलाल नेहरू जी की। होता है क्या कि नेहरू जी कश्मीर गए थे एक बारी, कश्मीर की यात्रा पर थे और वहां उनका बहुत भव्य स्वागत हुआ। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में उस टाइम के जो नेता थे वहां के, वो शेख अब्दुल्ला थे कश्मीर के। झेलम नदी में शहर के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक नाव में उनकी शोभा यात्रा निकाली गई, यानी कि पूरा कश्मीर उनके वेलकम के लिए आया हुआ था। लेखक पंडित नेहरू जी की देखभाल में अपने फुफेरे भैया का सहायक था, यानी कि लेखक जी जो है हमारे भीष्म साहनी, वो पंडित नेहरू जी की देखभाल करने के लिए उनको बुलाया गया था। और नेहरू जी का कमरा ऊपरी मंजिल पर ही था जहां पर वो रुके हुए थे। अब होता क्या है, लेखक नीचे आकर समाचार पत्र देखने लगा। उसने निर्णय किया कि जब तक नेहरू जी स्वयं समाचार पत्र नहीं मांगेंगे वह समाचार पत्र को पढ़ता रहेगा। यानी कि एक दिन वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था लेखक अपना। अब वो नेहरू जी भी वहीं खड़े थे। वो कहता है कि जब तक नेहरू जी मांगेंगे नहीं मैं तब तक पढ़ता रहूंगा। तो नेहरू जी कुछ देर बाद चुपचाप खड़े रहे, फिर धीरे से आकर बोले, आपने देख लिया है तो क्या मैं भी एक नजर देख सकता हूं? इतने प्यार से वो बोले, बताओ, प्रधानमंत्री हमारे। ये सुनकर लेखक शर्मिंदा हो गया और तुरंत अखबार ऐसा फोल्ड करके दे दिया कि ये लो, आप पढ़ लो, मेरे से गलती हो गई। ठीक है, तो ये कहानी थी। तो इसमें बहुत छोटी सी कथा थी भाई, ये कि लेखक का अनुभव कैसा रहा। बहुत अच्छा रहा कि वो इतने बड़े आदमी इतने प्यार से अखबार मांगते हैं। अब हम यासिर अराफात की बात करें तो ये आपने अगर सुना होगा फिलिस्तीन का नाम, वहाँ के बहुत बड़े नेता थे। तो उन दिनों भीष्म साहनी जो लेखक हैं वो एफ्रो एशिया लेखक संघ में कार्यकारी महामंत्री के पद पर थे। यानी कि अफ्रीका और एशिया की जो कंट्री के जो कुछ बड़े बड़े लेखक हैं उन सभी का एक मीटअप था। और ट्यूनेशिया की राजधानी ट्यूनिस में लेखक संघ का सम्मेलन हो रहा था, जहाँ पे इनको बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था, इनको जाना था। तो ट्यूनिस में उन दिनों यासिर अराफात के नेतृत्व में फिलिस्तीन अस्थायी सरकार काम कर रही थी। यानी कि जो सरकार चला रहे थे वो थे यासिर अराफात। और लेखक संघ की गतिविधियों में भी फिलिस्तीन लेखकों, बुद्धिजीवियों तथा अस्थायी सरकार का बड़ा योगदान था। यानी कि जो लेखक का पूरा ये एकदम ऑर्गेनाइजेशन था, इसमें यासिर अराफात जी और बहुत बड़े बड़े लोगों का योगदान था, तभी ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था। तो ये ट्यूनेशिया है, देखो इटली से बिल्कुल आप नीचे आओगे, ये आपको यहाँ पे ट्यूनेशिया दिखेगा, अल्जीरिया के राइट साइड में, ठीक है, लीबिया के ऊपर। तो इस तरीके से ये पूरा है। तो यासिर अराफात जो है वो हमारे इंडिया के कुछ नेताओं के बहुत बड़े फैन थे। जैसे गांधी जी को वो बहुत बड़ा अपना आइडल मानते थे। उनका जो सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, जो वो 3 प्रिंसिपल्स थे, उसको वो बहुत फॉलो करते थे। और गांधी जी को तो पूरे विश्व में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। और यासिर अराफात भी अहिंसक आंदोलन के द्वारा फिलिस्तीनियों को उनकी मातृभूमि दिलाना चाहते थे, क्योंकि साम्राज्यवादी ताकतें हमारे ऊपर भी हावी थी, अंग्रेजों ने हमें भी तंग किया था, ऐसा ही उनके साथ भी हो रहा था। तो वो भी आंदोलन करना चाहते थे, अपने लोगों को एकजुट करना चाहते थे, लेकिन अहिंसात्मक रूप में, यानी कि वो लड़ाई झगड़े में इंटरेस्टेड नहीं थे। तो यासिर अराफात लेखक का बड़ा अतिथि सत्कार करते हैं। वे लेखक को स्वयं फल छील कर खिला रहे थे, उनके लिए शहद वाली चाय भी बना रहे थे, साथ ही साथ शहद के क्या फायदे होते हैं वो भी बता रहे थे। यानी कि वो बहुत ज्यादा अच्छा बर्ताव था उनका। ट्यूनिस में लोटस नाम से एक पत्रिका है, उसका संपादकीय कार्यालय भी था। एक दिन लोटस के तत्कालीन संपादक लेखक के पास आए और उन्हें सहपत्नी सदर मुकाम में आमंत्रित किया। यानी कि उनको एक जगह पे इनवाइट किया गया कि आप अपनी पत्नी के साथ आइएगा। और लोटस पत्रिका के वो एडिटर थे, ठीक है, उनको बुलाया गया वहां पे। तो लेखक जी गए और जब लेखक अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचे तो यासिर अराफात अपने 1-2 साथियों के साथ बाहर आए और उन्हें आदर सहित अंदर ले गए। देख रहे हो भाई, इतने बड़े देश का नेता, खुद इतना बड़ा नेता आता है लेखक को लेने। फिर बातचीत होती है तो गांधी जी का भी जिक्र होता है और अराफात जी बोलते हैं कि वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं। तो भीष्म साहनी जी कहते हैं ना, भाई हमारे वहाँ के हैं, वो इंडिया के हैं। वो कहते हैं आपके नहीं हमारे भी नेता हैं, हमारे लिए भी वो उतने ही आदरणीय हैं जितने आपके लिए हैं, हम भी उनकी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं। तो भोजन के समय लेखक जब हाथ धोने गया तो उस समय बड़ी झेप महसूस हुई, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि यासिर अराफात गुसल खाने के बाहर तौलिया लिए खड़े हैं भाई, हाथ पहुंचवाने के लिए। सोचो इतना अतिथि सत्कार था। तो अराफात जी का अतिथि प्रेम दिल छू लेने वाला था। अगली जो हमारी कहानी है वो है शेर पहचान 4 हाथ और साझा। तो आइए इसको समझते हैं, इसमें क्या बताया गया है। सबसे पहली जो लघु कथा है वो है शेर।
तो इसको देखते हैं। इसमें शेर के बारे में बताया गया है। तो शेर जंगल का राजा होता है। वैसे ही हमारे देश के राजा या जो हमारे देश के नेता होते हैं, जो सत्ताधारी लोग होते हैं, वो हमें बहुत डराते धमकाते हैं। वैसे ही जो शेर होता है उसका भी एक खौफ होता है जंगल में, आप सभी जानते होंगे। तो इस पाठ का परिचय कुछ ऐसा है कि शेर असगर वजाहत जी की प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक लघु कथा है। यानी कि शेर को व्यवस्था का प्रतीक बताया गया है यहाँ पे, और जंगल के जानवर सामान्य जनता है। यानी कि जैसे देश में सत्ताधारी लोग होते हैं और एक आम जनता होती है, तो शेर के पेट में जंगल के सभी जानवर किसी न किसी लालच में समाते जा रहे हैं। जैसे सरकारें हमें लालच में फंसा के उल्टा हमें यूज करती है, तो शेर भी ऐसा ही है। तो शेर सत्ता का प्रतीक है। आदमी सत्ता के जाल से बचने के लिए जंगल में जाता है, किंतु वहां भी सत्ता का प्रतीक शेर बैठा हुआ है। सभी जानवर किसी न किसी लालच के कारण शेर के मुंह में समाते जा रहे हैं। और गधे को यह लालच दी गई कि शेर के मुंह में घास का मैदान है। यानी कि वहां पे एक गधा था, उसको बोला कि भाई सुन, शेर के मुंह के अंदर चला जा, उसके पेट में जब जाएगा तो घास का मैदान है। तो वो लालच में चला गया और उसको शेर खा गया। लोमड़ी को बोला गया कि वहां पे रोजगार का दफ्तर है, जल्दी जल्दी चली जा। लोमड़ी ज्यादा चालाक बन रही थी, वो जल्दी चली गई। कुत्तों से यह कहा गया कि शेर के मुंह में प्रवेश करना ही निर्वाण का एकमात्र मार्ग है। अगर चाहते हो कि कुत्ते की योनि से अगर आपको जीवन भर छुटकारा मिल जाए, कुछ और बन जाओ, तो आप सीधा सीधा चले जाओ शेर के मुंह में, वहां पे आपको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। तो होता क्या है कि ये सारे जानवर चले जाते हैं। एक टॉपिक है, प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण होता है विश्वास। तो जब लेखक को पता चलता है तो वो सच्चाई का पता लगाने शेर के कार्यालय जाता है। यानी कि जो शेर के आदमी जहां बैठे हुए थे। तो जिस प्रकार सत्ता के पक्षधर सत्ता का गुणगान करते हैं, कुछ होते हैं लोग जो अपने नेताओं का गुणगान करते हैं, उसी प्रकार जितने भी शेर के कर्मचारी थे वो शेर की तरफदारी कर रहे थे। तो लेखक कहता है कि भाई तुम जो लोगों को कह रहे हो इसमें ये है इसमें वो है, क्या सबूत है कि ऐसा है कि भाई उसके वहां पे दफ्तर है या वहां पे घास का मैदान है। तो वो उसके चेले चपाटे बोलते हैं कि मानव जीवन में प्रमाण से अधिक विश्वास महत्वपूर्ण है। प्रमाण मत मांगो, विश्वास कर लो, वो ज्यादा जरूरी है। तो लेखक कहता है जितने भी ठग और मक्कार लोग होते हैं वो अपनी बात का प्रमाण नहीं देते, क्योंकि वो झूठे होते हैं। ठीक है, जितने भी ठग लोग होते हैं, इसलिए वे लोगों से बिना सबूत दिए केवल ऐसे ही विश्वास करने का आग्रह करते रहते हैं। जब लोग इन पर विश्वास करने लगते हैं तो वे उनके विश्वास का अनुचित लाभ उठाते हैं। शेर के ऑफिस के कर्मचारी भी यही करते हैं, सभी को भड़काते हैं, सभी को बहला फुसलाकर बुलाते हैं। शेर का दफ्तर अलग चीज है, और शेर का मुंह और दफ्तर जो होता है ऑफिस जहां पे लोग कमाने जाते हैं, दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि शेर का मुंह भयानक होता है, रोजगार का दफ्तर तो नौकरी का स्थान है, वो भयानक नहीं होता। शेर के मुंह में लोग जाते हुए डरते हैं, जबकि रोजगार के दफ्तर में लोग ऑफिस में हंसते हुए जाते हैं। शेर के मुंह में लोग मरने के लिए जाते हैं, दफ्तर में लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं। शेर का मुंह एक छलावा है, वहां जाने पर धोखा ही मिलेगा आपको, वहां पे कोई काम धंधा नहीं मिलेगा, सीधा खा जाएगा वो आपको। तो शेर असगर वजात की प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक लघु कथा थी जो मैंने आपको बताया। ये उसका एक कंक्लूजन है जो आपके सामने है। अगली कहानी है पहचान। तो पहचान कहानी में क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं। पहचान लघु कथा के माध्यम से लेखक ये बताना चाहता है कि एक राजा हुआ करता था, और उसको चाहिए था कि उसकी प्रजा अंधी, बहरी और गूंगी हो, जो बिना कुछ देखे सुने बोले राजा का जो भी आदेश आए उसको मानते रहे, राजा के खिलाफ ना जाए। तो राजा को ये चाहिए था। अब राजा कुछ हुक्म निकालता है, कुछ आदेश देता है कि उसके राज्य में सभी लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे ताकि उन्हें शांति मिलती रहे। यानी कि राजा कहता है कि मेरा आदेश है, जो आंखें खोलेगा, मेरा काम करते हुए कोई भी देखेगा, मैं आपको शांति से नहीं रहने दूंगा, जो बोला है उस चीज को मानोगे। लोग अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लो, क्योंकि सुनना भी जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं है, मेरी कोई बात सुनेगा भी नहीं, कान बंद। तो इस हुक्म के मुताबिक जो व्यक्ति राज में किसी की बात सुनेगा उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, अगर राजा के किसी भी इंफॉर्मेशन को सुनेगा। राजा ने हुक्म दिया, लोग अपने होठों को भी सिलवा लो, क्योंकि बोलना उत्पादन में सदा से ही बाधक रहा है। यानी कि बोलना भी जरूरी नहीं है, होठ सिलवा लो। यानी कि लोग कार्य करते समय किसी दूसरे से बात नहीं करेंगे, बस अपना काम करो और ज्यादा किसी से बात नहीं करनी। यदि जनता राज्य की स्थिति को अनदेखा करती है, आप अगर राजा को इग्नोर करोगे तो क्या होगा, बुरा होगा।
और अगर वाकई में असल में जनता ये सब मतलब मानने लगेगी बातें, तो राजा तो निरंकुश हो जाएगा। शासक की व्यक्तिगत उन्नति तो खूब होगी, परंतु राज्य तो पीछे चला जाएगा ना। राजा अपने आप को तो बड़ा बना लेगा, पर लोगों का भला नहीं हो पाएगा इन सब से। तो यदि राज्य की जनता राज्य की स्थिति के प्रति सचेत नहीं है, आप अपने होठ सिलवा लोगे, आंख बंद कर लोगे, कान बंद कर लोगे, तो ऐसे में जो राजा है सारे संसाधनों का यूज खुद कर लेगा, तो राज्य की स्थिति में सुधार नहीं होगा, विकास नहीं होगा, बस केवल और केवल राजा का ही विकास होगा। अब जागरूक जनता का एग्जाम्पल बताया जाता है। कैरेक्टर है इसमें खैराती, रामू और छिदू। ये बहुत जागरूक लोग थे और बहुत मतलब पूछा करते थे, तो राजा के आदेश पर आंखें बंद करके भी वे सामान्य जनता के समान हो गए। यानी कि इसमें कहानी में बताया गया कि राजा के आदेशों को वो सुनते हैं। कुछ समय के बाद क्या होता है, राज्य की प्रगति देखने की इच्छा से उन्होंने अपनी आंखें खोली, तो उन्हें हर जगह सत्ता की शक्ति ही दिखाई दी। उन्होंने पहले तो बात मान ली, हम आंख बंद रखेंगे, पर बाद में उन्होंने वो आंखों से पट्टी हटाई, तो उनके सामने केवल राजा ही राजा दिखाई दिया, प्रजा कोई भी नहीं थी, और सत्ता इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये एक ना एक वो है, इसमें हिंट दिया गया है कि अगर आप आंख बंद करके सरकार की कमियों को एक्सेप्ट करते रहोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा बस सरकार का फायदा होगा, आपका कुछ भी नहीं। तो ऐसा शासक वर्ग जिसको बहरी, गूंगी और अंधी जनता पसंद आती है, वो केवल उनकी आज्ञा का पालन करें। ठीक है, शासक वर्ग को यही चाहिए कि जो जनता है वो बस मेरी आज्ञा का पालन करे। तो खैराती, रामू और छिद्दू ऐसी जनता के प्रतीक हैं जो आंखें मूंद कर अपने राजा पर विश्वास करते हैं, पर जब तक वो अपनी आंख खोलते हैं तब तक राजा बहुत ताकतवर हो चुका होता है, उसका विरोध करने की भी हिम्मत उन विचारे 3 लोगों में नहीं होती। तो बताया गया टाइम से जाग जाओ भाई। अगली कहानी है 4 हाथ। तो 4 हाथ कहानी को समझते हैं, इसमें क्या बताया जाता है। तो ये फैक्ट्री के कुछ मजदूरों की कहानी है, जिनका मालिक चाहता था कि मेरे मजदूरों के 4 हाथ लगा दो, जिससे वो और ज्यादा काम करने लग जाएं और मेरा और ज्यादा मुनाफा हो। तो ये लघु कथा पूंजीपतियों द्वारा मजदूरों का जो शोषण किया जाता है, जो बड़े बड़े लोग मजदूरों को तंग करते हैं, उसकी कहानी है। तो पूंजीपति लोग अपने फायदे में इजाफा करने के लिए क्या करते हैं, नए नए तरीके ढूंढते हैं अपने लाभ के लिए। वो मजदूरों का बहुत शोषण करते हैं, मजदूरों को तंग करते हैं। मजदूरों का शोषण कैसे होता है, पूंजीपति लोग अपने लाभ के लिए मजदूरों का शोषण करेंगे, कई बार उनके स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचाएंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे। और मजदूर बेचारे क्या करें, वो बेचारे गरीब हैं, मजबूर हैं, और वो विरोध भी नहीं कर पाते। तो मजदूर लोग जो है विवश होते हैं, और वो आधी मजदूरी में भी बहुत बारी काम करने को मजबूर रहते हैं, भाई उनको पेट पालना है। अब बात आती है मजदूरों के 4 हाथ लगवा दो। तो एक मिल मालिक ने अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए मिल के मजदूरों के 4 हाथ लगाने की योजना बनाई कि एक प्लान बनाता हूं, 4 हाथ लगवा देता हूं, फायदा हो जाएगा। मिल के मालिक ने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को अच्छी कीमत देकर नौकरी पर रखा कि साइंटिस्ट लोग आओ, 4 हाथ लगवाओ कैसे भी। इस काम में वैज्ञानिक जो है वो फेल हो गए, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना टेक्निकली, आप इंसानों को 4 हाथ कैसे फिट कर दोगे, इंसान ही मर जाएगा। तो मिल मालिक ने कटे हुए हाथ मजदूरों के फिट करने चाहे, परंतु वह असफल हो गया, और उसके इस प्रयास से बहुत सारे मजदूरों की मृत्यु भी हो गई, बहुत लोग बेचारे मर गए इसके एक्सपेरिमेंट के चक्कर में। तो 4 हाथ तो लग नहीं पाए। तब उसने सोचा कि भाई अगर मैं किसी को 500 रुपये दे रहा हूँ वेतन, तो उसको 250 कर देता हूँ, तो भी मेरा फायदा हो जाएगा। यानी कि विचारों की इसने कमाई ही आधी कर दी। तो 4 हाथ पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती एक कथा थी। मिल मालिक ने कैसे लालच में आके शोषण किया, और बाद में उसने सोचा कि ये तो बस रोबोट की तरह है, 4 हाथ फिट करवा दूंगा, एंड में वो बेचारे मर गए। तो वो हर संभव प्रयास करता है कि उन मजदूरों का अस्तित्व समाप्त हो जाए और वह विरोध भी ना कर पाए और उसके इशारे पर नाचें, दोगुना काम करें। लेकिन वो बाद में कोशिश करता है अब मैं लोहे के हाथ फिट करवा दूं उनके, और एक टाइम आता है सारे मजदूर मर जाते हैं। अंत में उसको समझ आता है कि यदि ज़्यादा फायदा चाहिए तो सीधी सी बात है, जितना भी वो पैसा कमा रहे हैं उसको आधा कर दो, यानी कि उनकी दिहाड़ी को ही आधा कर दो। अगली कहानी है साझा। तो साझा भी एक छोटी सी बहुत शॉर्ट स्टोरी है। साझा का मतलब होता है कोई चीज बांटना, आपस में साझा करना, किसी चीज को शेयर करना। तो एक हाथी होता है बहुत चालाक, और एक किसान होता है बहुत शरीफ। तो इन दोनों के बीच की कहानी है। तो साझा के माध्यम से लेखक ने उन पूंजीपतियों पर व्यंग किया है जिनकी नजर किसानों की जमीन और जायदाद पर रहती है। तो हाथी एक पूंजीपति का प्रतीक है। जो पैसे वाला आदमी होता है वो हमेशा से नजर रखता है किसान के ऊपर,
तो आजादी के बाद से ही किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी, खराब थी। पूंजीपति किसान की फसल हड़प लेता है और इस कथा में हाथी को पूंजीपति के रूप में दिखाया गया है। यानी कि बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो चाहते हैं किसानों की फसल को हड़प लेना। अब बेचारा जो किसान है वो डरा करता था एक चीज से, किसान को खेती हर बारीकी के बारे में तो पता था, उसको पता है खेती कैसे करनी है, लेकिन वो एक उसके मन में डर था कि वो अकेला मतलब अकेला वो खेती करेगा तो कोई जानवर नुकसान ना पहुंचा दे, उसके खेत में ना घुस जाए, तो उसको सिक्योरिटी चाहिए थी, प्रोटेक्शन। तो अब उसे हाथी ने बोला कि भाई बात सुन, मेरे साथ मिलकर खेती कर ले, तेरे खेत में कोई नहीं आएगा जानवर, मैं गारंटी देता हूँ। किसान ने उसको बताया कि सांझे में उसका कभी गुजारा नहीं हो पाएगा और वो अकेले खेती भी नहीं कर सकता। वो कहता है भाई इतना नहीं कमाता मैं कि मैं बांट लूं तेरे साथ में, गुजारा नहीं हो पाएगा, इसलिए वह खेती करेगा ही नहीं। तो हाथी ने उसे बहुत देर तक पट्टी पढ़ाई, हाथी ने बहुत कोशिश करी समझाने की, और यह भी कहा कि उसके साथ सांझे की खेती करने से लाभ ये होगा कि छोटे मोटे जानवर भी तेरे खेत में नहीं घुसेंगे और अच्छे से तेरे खेत की रखवाली हो जाएगी। तो होता क्या है, हाथी की साजिश कामयाब होती है। किसान किसी न किसी तरह तैयार हो गया और उसने हाथी से मिलकर गन्ना बोया। हाथी पूरे जंगल में घूमकर डुग्गी पीट के आ गया कि गन्ने की खेती में उसकी पार्टनरशिप है, कोई खेत में घुस मत जाना। तो कोई घुसेगा भी नहीं भाई अब। और किसान फसल की सेवा करता, फसल को समय समय पर, जब गन्ना तैयार हो गया, जब उसने पूरी मेहनत किसान ने करी, लास्ट में हाथी आ गया और किसान चाहता था कि फसल आधी आधी बटी जाए। तो उसने हाथी से बोला कि चलो भाई आधी आधी फसल बांटते हैं। हाथी का तो मूड खराब हो गया भाई ये सब सुन के, वो कह रहा है क्यों आधी आधी, क्यों, मैं अभी बांटता हूं। हाथी ने कहा अपने पराई की बात ना करो, ये छोटी बात है, हम दोनों ने मिलकर मेहनत करी है, हम दोनों इसके मालिक हैं। किसान के कुछ कहने से पहले ही हाथी आगे बढ़ा, अपनी सूंड में गन्ना फंसाया, तोड़ा और उसको वो आने लगा। कहता है आओ खाते हैं दोनों मिलकर। तो गन्ने का एक हिस्सा हाथी की सूंड में और दूसरा आदमी के मुंह में, और गन्ने के साथ साथ आदमी खींचने लगा हाथी की तरफ। इतनी ताकत थोड़ी है कि वो हाथी से जीत जाए। तो हाथी ने बोला भाई देख, हमने एक गन्ना खा लिया। इस तरह हाथी और किसान ने ये खेती बांट ली। तो हाथी यहाँ पूंजीवादी पूंजीवादी का मतलब एक आदमी जो होता है पूंजीवादी, उसका प्रतीक था। अमीर लोग भी ऐसे ही बहला फुसलाकर गरीबों को पागल बनाते थे उस टाइम पे। तो साझा में आज़ादी के बाद से जो किसानों की हालत थी वो बताई गई है। ये इसकी समरी है शॉर्ट में, ठीक है। ये इसका कंक्लूजन है जो आप याद कर सकते हो, इससे आपको एंडिंग याद रहेगी। अगला चैप्टर है जहां कोई वापसी नहीं। तो अब हमारा जो अगला चैप्टर है वो है जहां कोई वापसी नहीं। तो ये एक पर्यावरण से रिलेटेड चैप्टर है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या कहता है आइए समझते हैं। जहां कोई वापसी नहीं यात्रा वृतांत निर्मल वर्मा द्वारा रचित धुंध में उठती धुंध संग्रह से लिया गया है। यानी कि इसके राइटर है निर्मल वर्मा जी। यात्रा वृतांत है, उन्होंने कहीं ट्रेवल किया होगा, उस टाइम पे उन्होंने इसको लिखा था। लेखक का मानना है कि अंधाधुंध विकास तथा पर्यावरण संबंधी सुरक्षा के बीच संतुलन होना चाहिए। यानी कि जो आज की डेट में हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, अंधाधुंध विकास करे जा रहे हैं, लेकिन हम पर्यावरण के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो ये बहुत खराब बात है। अगर ऐसा नहीं होगा, हम ध्यान नहीं देंगे, तो हमेशा ये विस्थापन और पर्यावरण संबंधी समस्याएं होती रहेंगी। जो लोग बेचारे जहाँ रहते हैं उनको घर से उजाड़ कर वहां पे आप फैक्ट्रियां बना रहे हो, तो ये कहानी है। तो औद्योगिक विकास के ऊपर ये आपका पूरा चैप्टर है। कहानी शुरू होती है अमझर से। तो अमझर का शाब्दिक अर्थ होता है जहां पर आम झरते हैं। तो अमझर क्या है, एक छोटा सा गांव है। कहाँ का, सिंगरौली क्षेत्र के नवा गांव का एक छोटा सा गांव है। इस गांव के चारों ओर आम के पेड़ हैं जिनसे हमेशा आम झरते हैं। तो होता क्या है कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवा गांव के अनेक गांव उजाड़ दिए जाएंगे। एक प्रोजेक्ट है सरकार का कि अब होगा क्या, सारे गांवों को ज्यादातर को उजाड़ के वहां फैक्ट्रियां लगाई जाएंगे और वहां के लोगों को हटा दिया जाएगा। इसलिए अब वहां के गांव में एक सूनापन आ गया है इस खबर को सुनने के बाद। आधुनिक भारत के नए शरणार्थी। शरणार्थी कौन होता है, जो टेम्परेरी कहीं और रहता है अपना घर बार छोड़कर। तो आधुनिक भारत में औद्योगिकरण की आंधी ने, यानी कि जो इतने ज्यादा उद्योग लगाए गए, इतनी ज्यादा फैक्ट्रियां लगाई गई, तो इसने सिंगरौली के नवा गांव क्षेत्र के अनेक गांव के लोगों को उनके घरों से उजाड़ दिया, परिवेश से उखाड़ दिया, हमेशा के लिए माइग्रेट कर दिया। वो लोग चले गए।
तो अब ये लोग भी अनेक शरणार्थियों की तरह यहाँ वहां भटककर शरण की राह देखेंगे, बेचारे अपने घर के तरफ वापस नहीं आ पाएंगे। तो लेखक बोलता है यही बेचारे लोग आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हैं जो अपने घरों से उजड़ गए हैं। प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में अंतर। विस्थापन मीन्स एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पे चले जाना। प्रकृति के कारण होगा, इट मीन्स कभी बाढ़ आई, भूकंप आया, तो वहां पे कुछ समय के लिए तबाही होगी, कभी एक टाइम आएगा सब नॉर्मल हो जाएगा, वापस वहां पे आ सकते हो। लेकिन अगर उद्योगिकरण के कारण आपको वहां से हटाया गया है, फैक्ट्रियां लगाई गई हैं वहां पे, तो आप कभी वापस नहीं आ पाओगे, गए तो गए। ठीक है, तो क्योंकि हमेशा औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में किसी का स्वार्थ छिपा होता है, और लोग जो है औद्योगिकरण के कारण विस्थापन को पूंजीपति और उद्योगपति लोग विकास का नाम देते हैं। वो कहते हैं कि क्या है, देश का विकास हो रहा है, ठीक है, देश आगे बढ़ रहा है। जबकि प्राकृतिक विस्थापन के लिए कोई ऐसा नहीं बोलता। प्राकृतिक विस्थापन के कारण लोग घर परिवेश को छोड़कर कुछ ही समय के लिए जाते हैं और जब स्थिति सामान्य होती है तो वापस आ जाते हैं। लेकिन औद्योगिकरण के कारण जो विस्थापन होता है उसमें लोग सदा के लिए चले जाते हैं और कभी वापस नहीं आ पाते। यूरोप और भारत की चिंता। अब यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो यूरोप है और जो हमारा इंडिया है, उन दोनों की कुछ चिंताएं हैं, पर्यावरण से रिलेटेड कुछ चिंताएं हैं। वो क्या चिंताएं हैं मैं आपको बताता हूँ। यूरोप में पर्यावरण का प्रश्न है मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाए रखना। यूरोप में ये कहा जाता है कि जो हमारा पर्यावरण है और जो मनुष्य है, उन दोनों के बीच में बैलेंस रहना है, विकास भी करना है, पर्यावरण का भी ध्यान देना है। जबकि भारत में मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच पारंपरिक संबंध बनाए रखने का होता है कि मनुष्य उस जमीन से, अपनी संस्कृति से जुड़ा होता है। आप अगर उसको वहां से हटाते हो, पर्यावरण का नुकसान तो होगा ही होगा, और उस मनुष्य की संस्कृति भी वहां पे छूट जाएगी। यूरोप की सांस्कृतिक विरासत म्यूजियम तथा संग्रहालयों में जमा है, जबकि भारत की सांस्कृतिक विरासत उन रिश्तों में है जो आदमी को उसकी धरती, जंगलों और नदियों तथा परिवेश से जोड़ता है। यानी कि हमारा रिश्ता है, हमारी संस्कृति है। हम यहाँ पे पेड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं, हम जमीन की पूजा करते हैं मातृभूमि कहकर। तो हमारा यहाँ पे मैटर ही अलग है। स्वातंत्र्योत्तर भारत की ट्रेजेडी, बहुत बड़ी त्रासदी जो हुई हमारे भारत की, वो ये थी कि हमारे ज्यादातर जो पश्चिम के शिक्षित नेता थे, जो वेस्टर्न एजुकेशन लेके आए थे, उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन का जो मॉडल है विकास का इतना कॉपी पेस्ट कर दिया। उन्होंने सोचा नहीं कि भारत में इसके क्या मतलब परिणाम होंगे। बहुत बुरे परिणाम हो रहे हैं, आज तक हम देख रहे हैं भाई, सारा क्लाइमेट चेंज और सब कुछ खराब हो गया है, नदियां प्रदूषित हैं। तो हम पश्चिम के मॉडल को मतलब ना भी अपनाते, हम अपनी मर्यादाओं में रहकर अपने हिसाब से भी सब करते, तो भी हम पर्यावरण की समस्याओं को रोक सकते थे। लेकिन हमने ऐसा किया नहीं किया। तो कभी यह ख्याल भी हमारे शासकों के मन में नहीं आया कि हम ऐसा भी कुछ कर सकते थे भाई। ठीक है। औद्योगिकरण और पर्यावरण का संकट। औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया है, क्योंकि उद्योगों की जब स्थापना होगी तो चारों ओर पेड़ पौधे, जंगलों को काट दिया जाएगा, उजाड़ दिया जाएगा, सारी संपत्ति नष्ट, जितने भी खनिज संसाधन हैं वो सारे के सारे नष्ट होते जा रहे हैं। ठीक है। और कृषि योग्य भूमि उजड़ रही है, जिस खेत पर खेती होनी थी उस खेत पर आज की डेट में फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं और लोगों को उजाड़कर विस्थापित किया जा रहा है, उनकी जमीनों से उनको बेदखल किया जा रहा है। तो ये सब संकट है। अगला चैप्टर है हमारा दूसरा, देवदास। देवदास पारो, ठीक है, आपने सुना होगा, लेकिन ये दूसरा देवदास है। इसमें क्या है, ये एक लव स्टोरी है। ये सुन के भाई आप में इंटरेस्ट आ गया होगा, लव स्टोरी ऐसी कौन सी है। तो लव स्टोरी को लिखा है ममता कालिया जी ने, और ये बताती हैं कि जो युवा मन होता है, जो टीन एज है या फिर थोड़ा जब आप यंग होते हो, तो आप कैसे, आपको किसी पे क्रश आ जाता है, कैसे आप एकदम अट्रैक्ट हो जाते हो किसी से। तो ये कहानी युवा हृदय में पहली बारी जब आकस्मिक मुलाकात होती है, आप कहीं गए किसी जगह पे, अब आपने अचानक किसी को देखा, आपका दिल आ गया उस पर, तो वो हलचल होती है। खैर भाई लड़कों का तो कहीं भी आ जाता है, किसी भी जगह पे जाके उनको किसी पे भी क्रश आ जाएगा, ऐसा माना जाता है। इस कहानी में लेखिका ने स्पष्ट किया है कि प्रेम के लिए किसी निश्चित व्यक्ति, समय, स्थिति का होना आवश्यक नहीं है। टाइम कोई भी हो, जगह कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, अगर क्रश आना है, प्यार होना है, वो हो जाएगा, किसी से भी हो सकता है। ठीक है। हर की पौड़ी गंगा जी की आरती। तो हरिद्वार, ठीक है, हरि का द्वार एक पावन तीर्थ स्थल। तो संध्या के समय हर की पौड़ी पर आरती होती है।
गंगा जी की आरती का दृश्य बहुत अच्छा होता है। हर की पौड़ी पर सभी भक्तों की भीड़ जमा होती है। फूलों के दोने इस समय 1 रुपए के बदले 2 रुपए के हो जाते हैं, यानी कि प्राइस हाइक हो जाता है ना, भीड़ बहुत होती है। भक्तों को भी इससे कोई शिकायत नहीं है। वो दोने होते हैं ना, ऐसा वो कटोरे जैसा, उसमें लोग दिए वगैरह रख के उसको छोड़ते हैं पानी में, अपनी मन्नत मांगते हैं। तो आरती के समय बहुत सारे दीप जलते हैं। पंडित भी अपने आसन में खड़े हो जाते हैं और हाथ में अंगोछा लपेट कर 5 मंजली नीलांजलि, ठीक है, जो ऐसे हाथ में पकड़ के घुमाते हैं, ये जो आप पीछे देख रहे हो, इसको पकड़ते हैं और आरती अपनी शुरू हो जाती है। घंटे घड़ियाल बजते हैं। लोग अपनी फूलों की छोटी छोटी किश्तियां गंगा की लहरों पर ऐसे मतलब बहाते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। फिर उसके बाद गंगा पुत्र यानी कि वो लोग जो गोताखोर होते हैं, पानी में जाके सिक्के निकाल के आते हैं, वो क्या करते हैं कि वो उन दोनों को निकालते हैं, उसमें से पैसा निकालते हैं। जब पुजारी बेचारे थक जाते हैं तो लता मंगेशकर जी की सुरीली आवाज में ओम जय जगदीश हरे, ये वाला गाना गूंजता है। तो ज्यादातर लोग जो होते हैं फिर वो गीले कपड़ों में ही होते हैं और वो भी अपना गाने लगते हैं ऐसा तालियां बजा के। बहुत बढ़िया एकदम भक्तिमय माहौल होता है। अब गंगा पुत्र कौन होते हैं, थोड़ा इनके बारे में जान लो, प्रश्न बनता है। तो गंगा पुत्र वो गोताखोर होते हैं जो गंगा के घाट पर हर समय रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति गंगा में डूबने लगता है तो ये उसको बचा भी लेते हैं गोता खा के। और इनकी जीविका का साधन यानी कि इनका जो काम धंधा है पूरा, वो पूरा का पूरा गंगा जी पर ही डिपेंड है। जो लोग अपनी किश्तियां छोड़ते हैं उसमें कुछ पैसे होते हैं, तो ये उन पैसों को निकाल के आते हैं, उसी से अपना गुजारा करते हैं। लोग अपना डोला लहरों पर बहा देते हैं, तब गंगा पुत्र दोने में से पैसे उठाकर अपने मुंह में रख लेते हैं और उनका पूरा जीवन घाट पर ही बीतता है। यानी कि जो लोग सिक्के विक्के पानी में फेंकते हैं या फिर वो छोटे दोने में सिक्के डाल के फेंकते हैं, तो वो पैसे यही निकाल के आते हैं और गंगा ही उनका जी और आजीविका है। यानी कि जीवन और आजीविका सब गंगा जी से ही है। और वह 20-20 चक्कर लगाकर मुंह भर रेजगारी, रेजगारी होता है खुले सिक्के जो होते हैं, ठीक है, तो इतने पैसे लेके आते हैं ये। और इनकी जो बीवी और बहनें होती हैं वो इन सिक्कों के बदले नोट लोगों को देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है वापस से, लेट्स बैक टू द लव स्टोरी, पुजारी जी का आशीर्वाद। होता क्या है, एक लड़का था जिसका नाम था संभव, कुंवारा था, अकेला था, सिंगल था, अपनी नानी के पास आया था। उसने इसी साल अपनी एमए पूरी करी थी तथा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था लड़का, यूपीएससी की, ठीक है। तो लड़का पढ़ने वाला था। माता पिता की आज्ञा के अनुसार वो हरिद्वार गंगा जी के दर्शन करने आया था ताकि सिविल सर्विसेज में उसका चुनाव हो जाए। यानी कि आया तो था बंदा पढ़ाई करने, आया तो था ये अपना आशीर्वाद लेने। फिर क्या होता है, बहुत देर तक स्नान करने के बाद वह पानी से बाहर आया और पंडित ने उसके माथे पर चंदन का तिलक लगाया। यानी कि पंडित जी बैठे थे, वो ऐसे आता है तिलक लगवाता है पंडित जी से। और उसके बाद जब पुजारी उसकी कलाई पर कलावा बांध रहा था तो उसी समय एक दुबली नाजुक सी कलाई पुजारी की तरफ आगे बढ़ी। एक ऐसा फिल्मी सा सीन आता है, दूसरी तरफ एक कलाई आती है, एक कलाई इस तरफ। अब वो लड़की कोई और थी, उसके साथ नहीं आई थी वो। अब पुजारी को तो पता ही नहीं है ना कि वो अलग अलग है या वो कपल है, पुजारी ने पूछा भी नहीं था। तो पुजारी ने उस पर कलावा बांध दिया, लड़की पे भी कलावा बांध दिया, लड़के पे भी बांध दिया, और दोनों अलग अलग थे वो। और लड़की को देखकर संभव आकर्षित हो गया। भाई यहां से लव स्टोरी शुरू हो गई। अब संभव का दिल आ गया, क्रश आ गया, उसको लड़की पसंद आ गई। और लड़की ने कहा कि अब तो आरती हो चुकी है, अब हम कल आरती के बेला आएंगे। अब वो पंडित जी को कहती है अब तो आरती हो गई, अब हम आरती के समय कल आएंगे। अब हम का मतलब क्या होता है, कई लोग यूपी में मैं को हम कहते हैं, ठीक है, वो कहते हैं ना कि हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं। वो हम का मतलब ये नहीं होता कि हम दोनों, अभी हम का मतलब वो सिर्फ अपने लिए कहना चाहती थी कि अब हम कल आएंगे। पुजारी जी ने सोचा कि ये दोनों की बात हो रही है, तो पुजारी ने लड़की के हम को युगल अर्थ में ले लिया, यानी कि कपल समझ लिया दोनों को, हम कल आएंगे। तो आशीर्वाद दे दिया पंडित जी ने, सुखी रहो, फूलो फूलो, फूलो फलो, जब भी आओ साथ ही आना, गंगा मैया आपकी मनोरथ पूरी करे। अब देखो भाई, पंडित जी ने तो काम बना दिया उसका लड़के का, कोई उनका लेना ना देना ना, वो एक दूसरे को जानते हैं। पंडित जी ने भाई आशीर्वाद दे दिया, फूलो फलो, जब भी आओ साथ में ही आना। तो दोनों एकदम ऐसे एम्बेरेसिंग सा मोमेंट हो गया ना। ऐसा कैसे हो गया, तो पुजारी ने ये समझ लिया था कि वो प्रेमी प्रेमिका है, परंतु वास्तव में तो वो अनजान थे, वो तो जानते ही नहीं थे संभव और पारो एक दूसरे को। लेकिन पंडित जी ने तो कुछ और ही समझ लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, संभव के मन में हो गई हलचल
उस लड़की से इस छोटी सी मुलाकात ने संभव के मन में हलचल पैदा कर दी। संभव बेचैन सा हो गया। एक तो वो वैसे ही उसको लड़की पसंद आ गई, ठीक है, उसका क्रश आ गया, उसको बहुत अच्छी लग रही है। दूसरा, पंडित ने और कह दिया कि जब आओ साथ आना। तो समझ रहे हो उसके अंदर कितनी बटरफ्लाईज फील कर रहा होगा वो। उसकी भूख प्यास भी ना जाने कहाँ गायब हो गई। ना उसको कुछ खाने में मन लग रहा है, ना पानी पी रहा है, बस दिन रात पारो 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 कर रहा है। नींद और सपने के बीच उसकी आंखों में घाट की पूरी बातें दौड़ रही है। वो घर जाके सोता है, आंखें बंद करता है, उसको वो लड़की का चेहरा नजर आता है। संभव उस लड़की को अपने मन की बात बता देना चाहता था। वो चाहता था मैं जाके उसको ऐसा प्रपोज कर दूं, कन्फेस कर दूं, अपने दिल की बात बता दूं। उस रात संभव को ठीक से नींद तक नहीं आई। वो कहता है मेरे को तो भाई लड़की पसंद आ गई, किसी तरीके से मैं जाऊं और उसको अपनी दिल की बातें रख देता हूं। तो उसकी आंखों में उस लड़की की छवि बस गई और वह उन प्रश्नों के बारे में ऐसे सोच रहा था जिन्हें वह उसके मिलने पर करने वाला था। वो कहता है यार अगर मैं उससे मिलूंगा तो उससे ये पूछूंगा, उससे वो पूछूंगा, हम इतनी बातें करेंगे। तो वो समझ रहे हो इतना एक्साइटेड था। संभव के जीवन में आने वाली ये पहली लड़की थी। एक तो बेचारा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, किसी से इतना बातचीत भी नहीं करता होगा, लड़की उसके जीवन में कभी उसने देखी नहीं, अब पहली लड़की थी जिसके लिए उसका दिल धड़क गया। अब यहाँ पे मनसा देवी जी का मंदिर है हरिद्वार में। तो संभव ने जब मनसा देवी के मंदिर में प्रवेश किया, देखो ये मंदिर है मनसा देवी जी का, तब सभी लोग अपनी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए लाल पीला धागा लेकर गांठ बांध रहे थे। ठीक है, ऐसे धागा पेड़ वगैरह से बांध देते हैं, किसी से कहते हैं मन्नत पूरी हो जाएगी, मन्नत का डोरा। तो संभव ने भी धागा लिया, बांधा, और उसे बांधते समय पारो के विषय में सोचा कि हे भगवान जी, हे माता रानी, मैं ये धागा बांध रहा हूं, उस लड़की से दोबारा मिलवा देना मुझे, और कितना अच्छा हो कि उसका मेल पारो से दोबारा हो जाए। वो चाहता था दिल से कि मैं दोबारा मिलूं एक बार उससे। संभव मनसा देवी जाने के लिए केबल कार मतलब जब आप नीचे से बहुत ऊपर पहाड़ में कहीं जाते हो तो वो केबल कार में बैठ के आप ऊपर जाते हो ना, ट्रॉलियों में, तो वो उसमें बैठा। अब उसे गुलाबी रंग ही अच्छा लग रहा था। सबके हाथ में चढ़ावा देखकर वह दुखी था कि वह चढ़ावे की थाली खरीद कर नहीं लाया। वो इतना एक्साइटेड था कि वो चढ़ावे की थाली ही नहीं लाया। नीचे लाइन लगी थी, सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, पूरा हरिद्वार सामने खुला हुआ था, जगह जगह मंदिरों के बुर्ज और गंगा मैया की खूबसूरत धार दिखाई दे रही थी। जब आप केबल कार से ऊपर जाते हो तो पूरा का पूरा हरिद्वार आपको नजर आएगा, गंगा मैया नजर आएगी, सभी मंदिर नजर आएंगे आपको। अब मनोकामना की जो गांठ होती है, देखो ये जैसे पेड़ है, इस पे सभी ने अपनी अपनी गांठ बांध रखी है, सभी ने कोई ना कोई ऐसा मांगा होगा यहाँ पे कुछ ही क्षण बीते थे कि उसकी मुलाकात पारो से हो गई। अब देखो क्या हुआ, उसने जैसा चाहा वैसा हो गया। और पारो के मन की दिशा बड़ी विचित्र हो रही थी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो चुके थे। पारो भी चाहती थी कि वो उसको दोबारा मिले, और वह ये सोच रही थी कि ये कैसा संयोग है भगवान जी, इतनी भीड़ होने पर भी जिससे मुलाकात हुई थी उससे आज भी मुलाकात हो गई, ये लड़का आज वापस मेरी लाइफ में आ गया। तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। पारो का संभव से इस प्रकार मिलना उसके अंदर गुदगुदी सी पैदा कर रहा था। पारो को लगता है मनोकामना की गांठ भी कितनी अनूठी है, ये कैसी गांठ कि अभी बांधी और अभी पूरी हो गई मेरी मनोकामना, ये तो बहुत शक्तिशाली माता है। तो अभी बांधो और अभी फल की प्राप्ति कर लो। तो वह फूली ना समाती इतनी खुश हो गई, और वह स्वयं को भाग्यशाली समझ रही थी, क्योंकि देवी माँ ने उसकी मनोकामना इतनी जल्दी पूरी कर दी थी, अभी तो उसने मनोकामना मांगी ही थी। तो संभव भी मन में पारो से मिलन की मनोकामना पाले हुआ था। दोनों के मन में यही मनोकामना थी कि हम एक दोबारा से मिलें। तो उसे इस मिलन की आशा तो थी कि हम मिलेंगे, पर यह नहीं पता था कि इतनी जल्दी उनका मिलन दोबारा से हो जाएगा, मीटअप। जब उसने अचानक प्रकट हुई पारो को देखा तो उसने यही सोचा कि हे ईश्वर, मैंने कब सोचा था कि मनोकामना का इतना जल्दी शुभ परिणाम मिलेगा, कि मैं तो सोच भी नहीं सकता कि इतनी जल्दी मुझे अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से कहानी है हमारी दूसरा देवदास, जो प्यार की ही कहानी थी, जो कि इसमें दूसरा देवदास शीर्षक पात्र पर आधारित है। देवदास प्रेम कहानी का प्रमुख पात्र है, पर इस कहानी में उसका नाम संभव है। ठीक है, इसमें नाम जो है मेन कैरेक्टर का वो संभव है, वैसे देवदास होता है, पर पारो तो दोनों में कॉमन नाम है। वैसे यहाँ देवदास शब्द का प्रतीकात्मक रूप में लिया गया है। देवदास उसे कहते हैं जो अपनी प्रेमिका को पागलपन की हद तक प्यार करता है, और संभव भी पारो को पाने के लिए हर प्रयास करता है। देवदास का मतलब होता है जो इतना ज्यादा पागल हो जाए अपनी प्रेमिका के चक्कर में कि उसको दिन रात नींद ना आए, ना उसको खाना पीना अच्छा लगे। तो बिल्कुल सही है शीर्षक, बिल्कुल बढ़िया टाइटल है जो भी इस कहानी का दिया गया था। अब हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो है कुटज। कुटज चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक निबंध है ये।
तो इसका परिचय अगर मैं आपको बताऊं तो कुटज हिमालय की ऊंचाई पर सूखी शिलाओं यानी कि पत्थरों के बीच उगने वाला एक जंगली पौधा है। यानी कि हिमालय के बहुत ऊंचाइयों पर एकदम जहां पे पहाड़ियां होती हैं उधर ये फूल उगता है। ठीक है, यह पौधा फूलों से लदा रहता है, लेकिन इसमें ना तो कोई सुंदरता है ना ही कोई सुगंध। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल सा है, लेकिन बावजूद इसके आप सोच रहे होंगे ना इसमें खुशबू ना ही इसमें सुंदरता, तो चैप्टर में क्यों लिया गया है इसका? क्योंकि लेखक को इसमें मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश दिखाई देता है। आप अगर कुटज की लाइफ को समझोगे ना तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगी कि इतने ज्यादा पत्थर हैं चारों तरफ, इतनी ऊंचाई है, एकदम खराब सा मौसम है, उधर भी ये बेचारा जो हमारा पौधा ये फूल जो है तन के खड़ा रहता है। तो हम मनुष्य को भी इससे सीखना चाहिए। कुटज का प्रतीकात्मक महत्व क्या होता है? देखो, सबसे पहले तो ये अपराजय जीवन शक्ति का प्रतीक है कि आप कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाएं, आप हमेशा खड़े रहो डटकर। वैसे ही ये पौधा भी हमेशा ऐसा ही रहता है, जीवित रहता है। स्वावलंबी है यानी अपने बलबूते जीवन जीने की क्षमता रखता है, किसी पर डिपेंड नहीं रहता कि कोई आके इसको पानी देगा उसके बाद उगेगा, नहीं भाई। आत्मविश्वासी है यानी कि कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हो जाए ये डटा रहता है। दृढ़ है, सहनशील है, मतलब यह पौधा कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं पर अपना अस्तित्व बनाए रखता है, डरता नहीं है। सामान्य वस्तु में विशेषता यानी कि यह दर्शाता है कि साधारण चीजों में भी असाधारण गुण हो सकते हैं। ये देखने में इतना सुंदर नहीं है, लेकिन ये इतना ज्यादा इसके अंदर क्वालिटीज हैं जो ये रखता है अपने अंदर, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हिमालय और शिवालिक पर्वत श्रृंखला, तो पर्वतों को शोभा निकेतन कहा जाता है और हिमालय तो धरती का गौरव है। आपको पता है जो हमारे पर्वत हैं, जो हिमालय है, ठीक है, वो कितने ऊंचे ऊंचे सुंदर हैं। और कालिदास जो हुए हैं साहित्यकार कवि, उन्होंने तो पृथ्वी का मानदंड कहा है हिमालय को, बहुत ज्यादा महत्व है हिमालय का। तो हिमालय की शिवालिक श्रेणी यानी कि जो हिमालय का एक हिस्सा है जहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उसका जो निचला हिस्सा है वहां का पूरा एरिया, शिवालिक का अर्थ है शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा, यानी कि जो हिमालय का हमारा निचला हिस्सा है बेसिकली। ये क्षेत्र बहुत शुष्क है, यहाँ बहुत ठंड रहती है, हमेशा कठोर जलवायु रहती है, नीरस सा है, मान लो आप वहां पे सरवाइव भी नहीं कर सकते, ऐसा मौसम रहता है। शिवालिक पर्वतों का प्राकृतिक दृश्य, यहाँ पे हरियाली तो बिल्कुल ना के बराबर है, कुछ नामहीन झाड़ियां हैं और थोड़े बहुत पेड़ हैं, घास भी सूख जाती है, चारों ओर केवल काली चट्टाने हैं, सूखी लाल मिट्टी है। ऐसे में एक पौधा उगता है कुटज का। तो यहाँ के वृक्ष जो पेड़ हैं वो भीषण गर्मी और कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। वे ना केवल जीते हैं बल्कि प्रकृति के इस कठोर वातावरण में मुस्कुराते हैं। कितनी भी लाइफ में कठिनाइयां आ जाए, आपको हमेशा चेहरे पर एक स्माइल रखनी चाहिए और इस कुटज से सीखना चाहिए कि भाई बुरे समय में भी कैसे डटकर खड़ा हो जाता है। तो लेखक का भावनात्मक दृष्टिकोण क्या है? तो लेखक इन वृक्षों को पहचानता है लेकिन उनके नाम भूल जाता है। उसको पता है कि ये पेड़ देखे हुए हैं बट उसको नाम नहीं याद आता। उसे लगता है कि ये वृक्ष उसे पहचानते हैं और सदियों से जानते हैं पर नाम नहीं याद आ रहा। उनमें से एक वृक्ष कुटज विशेष रूप से फूलों से भरा होता है और मुस्कुराता हुआ प्रतीत होता है। और यह प्रश्न उठता है कि क्या नाम महत्वपूर्ण है या रूप? यानी कि अब वो लेखक सोचता है नाम याद नहीं आ रहा यार मुझे, पर इसका रूप याद है। नाम ज्यादा जरूरी है या रूप उसका ज्यादा जरूरी है? लेखक सोचता है। लेखक के मन में यह प्रश्न आता है कि नाम जरूरी है या रूप? तो नाम पहले आता है या रूप? रूप तो सामने होता है लेकिन कभी कभी नाम याद नहीं आता। आपको होता होगा कि हाँ ये बंदा देखा है, देख के बता सकता हूं, पर नाम याद नहीं है। तो यह विचार नाम में क्या रखा है, आपने सुना होगा व्हाट्स इन अ नेम, नाम में रखा ही क्या है, एक कहावत है, काम में सब कुछ रखा है। तो लेखक मानता है कि नाम का महत्व तब बढ़ता है जब उसे सामाजिक स्वीकृति मिलती है। आप समाज के लिए कुछ करते हो, आपका नाम बनेगा। सचिन तो हजारों होते हैं लेकिन तेंदुलकर हर कोई नहीं होता ना। तो ऐसा ही नाम, किसी का नाम विराट कोहली रख देने से वो विराट कोहली नहीं बन जाता। आपने समाज के लिए योगदान दिया होगा तभी आपके नाम को हर कोई याद रखेगा। और रूप व्यक्ति का सत्य है जो कि सामने है, प्रत्यक्ष है, जबकि नाम समाज का सत्य है। ठीक है, रूप वो है जो सत्य है, जो लोग देख सकते हैं। तो समाज नाम को स्वीकारता है और उसे महत्व देता है, इसलिए नाम बड़ा प्रतीत होता है। नाम भी बहुत बड़ी चीज है भाई, नाम को इग्नोर नहीं किया जा सकता। कुटज का नाम और उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? अभी एक लेखक को याद आता है कि इस वृक्ष का नाम कुटज है, को याद आ गया,
ये जो पेड़ है, जो उसको नाम नहीं याद आ रहा था, उसका नाम है कुटज। तो संस्कृत का जब आप लिटरेचर पढ़ते हो तो उसे बहुत जाना जाता है, ठीक है। कुटज का जो पेड़ है उसका बहुत बारी वर्णन आता है संस्कृत लिटरेचर में, लेकिन कवियों द्वारा इसका अपमान भी बहुत जगह किया जाता है। कोई लोग इसके बारे में अच्छा बताते हैं, कोई गलत बताते हैं। कुटज नाम इसे अधिक उपयुक्त लगता है क्योंकि यह गिरिकूट पर, जो एक पहाड़ है, पहाड़ का नाम है गिरिकूट, वहां पे ये उगता है, उत्पन्न होता है। तो गिरिकूट और कुटज मिलता जुलता सा है, तो कोई कहता है कि इसलिए इसका नाम कुटज है। इसके अलावा कालिदास जी के प्रसिद्ध नाटक मेघदूत में भी कुटज का उल्लेख किया जाता है। और वो उल्लेख क्या होता है कि जब यक्ष रामगिरी पर्वत पर मेघ को संदेशवाहक बनाकर भेजता है, जो कहता है कि हे मेघ, हे बादल, जाओ उस पर्वत पर संदेश लेकर, तो उसे कुटज पुष्पों से ही संतोष करना पड़ता है। लेखक कल्पना करता है कि संभवतः यह यक्ष नहीं बल्कि कालिदास स्वयं ही थे जिन्होंने कुटज फूलों को मेघ को अर्पित किया था। यानी कि वहां पे एक एग्जाम्पल दिया गया कि जो कालिदास का नाटक था उसमें भी कुटज का एक एक डिस्कशन होता है, जहां पे कहते हैं कुटज का इतना महत्व है कि जो मेघ जो वहां पे गया उसको कुटज के फूल ही वहां पे अर्पित किए गए थे। तो कुटज का वहां भी इंपॉर्टेंस था। और अगर मैं आपको बताऊं कुटज का और भी ज्यादा महत्व है, कुटज एक ऐसा पौधा है जो कठोर परिस्थितियों में भी खिलता है और मुस्कुराता है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, जो पहाड़ है, शिवालिक का जो एरिया है, बहुत शुष्क जलवायु रहती है, ठंड रहती है वहां पे, और कोई हरियाली भी नहीं है, वहां पे वो पौधा उगता है और वो इतनी संघर्ष करता है और आत्मनिर्भर है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। तो इसे समाज में वैसी प्रतिष्ठा नहीं मिली जैसी अन्य सुंदर और सुगंधित फूलों को मिलती है। आप गुलाब को तो बहुत अच्छा मानते हो, पर कुटज के बारे में कभी नहीं बात करते। कभी सुना है किसी को कि भाई कुटज का पौधा गिफ्ट कर दूं? रोज तो हर कोई देता है। तो ऐसी बात है कि उसको वो इज्जत नहीं मिली, उसको सम्मान भी नसीब की बात है ना। मिल जाए तो ऐसे भी मिल जाए जिससे उम्मीद नहीं है, ना मिले तो अच्छे को भी ना मिले। तो लेखक कवि रहीम को याद करता है जिनका जीवन भी ऐसा ही था। पहले आदर मिला, बाद में लोग उनको भूल गए। एक समय में उनको बहुत पूछा गया था। तो कुटज का नाम और इसका अर्थ थोड़ा और डिटेल में अगर मैं आपको लेके जाऊं, तो कुटज का अर्थ होता है जो कुट, यानी कि गिरिकुट पहाड़ से उत्पन्न हुआ हो। एक तो ये मैंने आपको पीछे भी बताया था। कुट शब्द का उपयोग और जगह भी होता है, जैसे जो घड़ा होता है, पानी का घड़ा, उसको भी कुट कहते हैं। जो घर होता है उसको भी कुट कहते हैं ना, कुटिया। तो इसलिए महान ऋषि अगस्त्य को भी कुटज कहा जाता है, क्योंकि वो घड़े से उत्पन्न हुए थे। माना जाता है उनकी उत्पत्ति घड़े से है, तो उनको भी कुटज कहा जाता है। संस्कृत भाषा में कुटिहारिका और कुटकारिका ये दो वर्ड हैं जिसको दासी के लिए यूज किया जाता है, यानी कि जो सेविका होती है उसके लिए। तो ये इसके नाम का मतलब था। कुटज का संदेश संघर्ष, स्वावलंबन और दृढ़ता। कुटज का ये पौधा हमें यही संदेश देता है, जीवन में हमें ये सिखाता है, संसार में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती, आपको प्रयत्न करना पड़ता है। अगर जीवन में कुछ पाना है तो कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। पाषाण को भेद कर, यानी कि पत्थरों की छाती को चीर कर, पाताल की छाती को भी चीर कर अपना भोग्य संग्रह करो। यानी कि आपको कुछ भी करना पड़े, आपको अपने लिए खुद करना पड़ेगा। वायुमंडल से शक्ति लो, तूफानों को रगड़ कर अपना हक वसूल करो, ये सिखाता है हमें कुटज। और ये संदेश केवल मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन के लिए है। ये हमें सिर्फ एक पौधा इतना सब कुछ सिखा गया इस चैप्टर में, कि चाहे बहुत लोग होते हैं ना जो सैड हो जाते हैं, कुछ भी थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो, तो ऐसा नहीं होना। जीवन जीने की कला सिखाता है। जीवन केवल जीने के लिए नहीं होता, बल्कि उसमें आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, आप क्यों जीवन में जी रहे हो। यहां पे लिखा है, याज्ञवल्क्य का विचार है कि आत्मनः कामाय सर्वम प्रेयम भवति, यानी कि दुनिया में हर चीज स्वार्थ से जुड़ी होती है, लेकिन क्या सिर्फ स्वार्थ ही सबसे बड़ा सत्य है? यहाँ पे याज्ञवल्क्य जी ने एक बात बोली थी कि हर चीज के पीछे स्वार्थ होता है, लेकिन क्या हर चीज के पीछे वाकई में स्वार्थ है? तो लेखक इस विचार को नकारता है कि नहीं, हर व्यक्ति स्वार्थ से बात नहीं करता, और वो कहता है कि स्वार्थ से भी बड़ी चीज है, कोई ना कोई होती होगी। तो यह केवल जीवित रहने की बात नहीं है, बल्कि आप जीवन में जब जीते हो तो उसका एक उद्देश्य हो, कुछ त्याग करो, परमार्थ करो, ठीक है। और कुछ बड़ा दृष्टिकोण रखो जीवन को लेके, छोटा सा मतलब ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू मत रखो कि लाइफ में बस जीने के लिए आए हो। कुटज और आत्मनिर्भरता। तो देखो, कुटज ना तो किसी के द्वार पर भीख मांगने जाता है, ना ही किसी से डरता है। कुटज खुद उगता है, अपना पोषण खुद करता है।
कहने का मतलब है आप दूसरों पर डिपेंड मत रहो, आप अपने आप करो जो करना है। यह ना तो किसी को उपदेश देता है ना चाटुकारिता करता है, मीन्स किसी की चापलूसी नहीं करता कुटच, तो आप भी किसी की चापलूसी मत करो। यह ना अफसरों की चापलूसी करता है, ना नीच तरीकों से अपनी उन्नति का प्रयास करता है। मीन्स ना आप किसी अफसर की चाटुकारिता करो, चापलूसी करो, ना ही गलत कदम उठाकर अपना फायदा करो। तो वो स्वतंत्र है, आत्मनिर्भर है, स्वाभिमानी है, और डिट्टो आपको भी ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये हमें एक मैसेज दिया गया है इसमें। भीष्म पितामह की अवधूत दृष्टि। अब एक यहाँ पे प्रसंग दिया गया है कि सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो भी मिले उसे अपराजित होकर स्वीकार करो। यानी कि कभी सुख भी होगा कभी दुख भी होगा, आपको दोनों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। यही जीवन का सच्चा दर्शन है जो हमें कुटच से सीखने को मिलता है। आपके जीवन में सच अगर मैं आपको बताऊं तो यही है कि धूप और छाया की तरह ही दुख और सुख आते जाते रहते हैं, लेकिन आपको हार नहीं माननी। जैसे कुटच हार नहीं मानता, कभी डगमगाता नहीं है, कभी किसी के आगे झुकता नहीं है, आपको भी झुकना नहीं है। सच्चे सुख और दुख का अर्थ क्या है? तो सुख और दुख केवल मन के विकल्प हैं। अगर आपका अपने मन के ऊपर वश है, आपने अपना मन को कंट्रोल में किया तो आप सुखी हो। अगर आपका मन दूसरों के कंट्रोल में है तो आप हमेशा दुखी रहोगे। जो अपने मन पर नियंत्रण रखता है वो सुखी है, जो मन के वश में होता है वो दुखी है। खुशामिद करना, दूसरों को धोखा देना, दिखावा करना, ये सब परवशता के लक्षण हैं। जब आप किसी की चापलूसी करते हो, किसी को दिखावा करते हो, धोखा देते हो, इट मीन्स आपका मन आपके वश में नहीं है। तो जो स्वतंत्र और आत्मनिर्भर है वही सच्चा विजेता है। अगर आप खुद से सब कर रहे हो, खुश रहोगे, ठीक है, आत्मनिर्भर हो, तो यही इसका वो है कंक्लूजन। अंतरा के सारे चैप्टर आपको मैंने करवा दिए हैं, बाकी सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। अंतराल के भी करवा दिए हैं, कविताएं भी करवा दी हैं। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फीडबैक आप लिख दीजिएगा और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।